अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मैं हूं आपके साथ आयशा जुल्फ़िकार। और आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका है, हमारी भी सुबह का आगाज़ हो चुका है। हम तो ऑफिस में आ गए हैं, यकीनन आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे ऑफिस जाने की, या कुछ लोग अपने ऑफिस में जा भी चुके होंगे। अच्छा, वैसे मॉर्निंग शो की मैं अभी अजीम सोच रही थी मॉर्निंग शो के हवाले से। मॉर्निंग शो का जो ट्रेंड हमारे बचपन में था ना, अब मॉर्निंग शो बहुत डिफरेंट हो गए हैं उससे, बहुत डिफरेंट हो गया है। और हमारे बचपन में जो मुझे याद पड़ता है वो हम लोग जब स्कूल जा रहे होते थे तो नेशनल टीवी एक होता था, और उस नेशनल टीवी पे मुस्तनसन हुसैन तारड़ साहब बिल्कुल आ रहे होते थे। यादगार प्रोग्राम था, मतलब हमारा जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन उसमें होती थी कार्टून। और एक पाँव घर के अंदर होता था, एक बाहर होता था, हम कार्टून देखने के लिए रुके होते थे। लेकिन वैसे आजकल जो हालात व वाक़यात चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल हमें कार्टून्स दिखाने की नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे मामलात ही कार्टून्स वाले चल रहे हैं। वैसे भी बच्चों के पास अब तो एक्सेस जो है वो मोबाइल्स और गैजेट्स तक इस हद तक हो गई है कि बच्चे उन पर सब कुछ देख लेते हैं। अब तो वीडियो गेम्स वाले बच्चे आ रहे हैं जी, मॉडर्न जदीद बच्चे हैं। अब कहाँ पर वो कार्टून्स वाले बच्चे हैं, अब तो पबजी वाले बच्चे हैं, पबजी वाले बच्चे आ रहे हैं। तो आयशा, हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम की एक रिवायत है, हम अच्छी बात से अपने दिन का, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो आज आप जरा बताएं हमारे नाज़रीन। बिल्कुल जनाब, हम जैसे कि आपने कल भी कहा था कि अगस्त का महीना है और हम कोशिश करते हैं कि हम हर रोज़ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की किसी खूबसूरत बात या उनके कॉल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो जनाब, कायदे आज़म ने फरमाया है कि दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा ना लें। औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। ब्यूटीफुल मैसेज। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो फार साइटेडनेस है, मतलब कि उस सदी में भी उनकी जानिब से वो दूर तक देखते थे और सोचते थे, ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल का जो दौर है, वैसे हम अमूमन जैसे कल ही आयशा हम लोग जिक्र कर रहे थे कि अब तो मुल्क के अंदर हालात ऐसे वाक़ हो गए हैं कि अब तो मजबूरी बन चुका है कि अब घर में जो है, पहले जो ट्रेंड होता था ना सिर्फ मर्द ये हम बात भी कर रहे थे कि मर्द कमाए और खाए, लेकिन अब तो वो वाला टाइम आ गया है कि घर में अगर 2 से 3 लोग हैं तो वो कमाएं। लेकिन बहरहाल और बराबरी की डोमिनेटिंग किरदार है वो घर में मर्द का ही होता है। क्योंकि देखिए, हम इन चीजों को अगर अपने दीन से भी हम रिलेट करते हैं ना, तो दीन ने ही आपको एक सुपीरियरिटी दी है। बिल्कुल, कुछ चीजें हमारी फितरत में है। बिल्कुल, अगर हम फितरी तौर पर भी देखें या नेचुरली अगर देखें तो कुदरत में जो मर्द है उसकी साख थोड़ी मजबूत रखी है, और लेकिन खातून को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखा है। और मेरे ख्याल से वो दोनों जो है बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाते हैं और मिलके ही घर चलाते हैं। तो जनाब, ये खूबसूरत बात अगर हम इसको आजकल के दौर के लिहाज से देखें तो हम देख भी रहे हैं बल्कि कि खवातीन बहुत ज्यादा एम्पावर हो रही हैं। वैसे मुझे एक और बात ज़हन में आती है कि वेस्ट में तो ये कल ही की बात हम कह सकते हैं कि जब वुमेन राइट से मुतल्लिक कैंपेन चलना शुरू हुई हैं या इससे मुतल्लिक बात होना शुरू हुई है। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि जी हमारा दीन इतना मॉडर्न रिलीजन है कि 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खवातीन को राइट्स दिए, हमारे दीन में जो खवातीन को हुकूक दिए गए, वेस्ट में तो बहुत बाद में आकर ये बातें होना शुरू हुई हैं कि जी खवातीन मर्दों के इक्वल होनी चाहिए और उनको जायदाद में जो हिस्से मिलते हैं, इस तरह की। लेकिन अजीम, वेस्ट शायद इसलिए बहुत ज्यादा आगे चला गया कि उसने उन असूलों पे फौरन से कारबंद होने की कोशिश की, वो फौरन उन चीजों पर आ गए। हम आज तक उन चीजों पे नहीं आए। हम लोग बात करते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ये मजहब, हमारा दीन ये कहता है, लेकिन हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी भी है। और अब तो ख़वातीन हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं जी। अब तो हर जगह पे वो अपने आप को प्रूव कर रही हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। खला में पहुंचना हो या फिर फाइटर जेट छुड़ाने हो। कुछ अर्सा पहले गालिबन सऊदी अरब की एक खातून वो गई हैं खला में। मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि अरब दुनिया में से भी इस तरह की खवातीन सामने आएंगी, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में बहुत सारी ऐसी खवातीन अरब कंट्री से सामने आई हैं। हमारे अपने मुल्क में खवातीन ने बड़े टैबूज तोड़े। आयशा, आपको याद है, गालिबन आयशा ही नाम है जो हमारी पहली फीमेल फाइटर, जी बिल्कुल, फाइटर पायलट हैं जो, और उन्होंने भी एक मिसाल कायम की। पहले तो ये शोबा भी यही तसव्वुर किया जाता था कि सिर्फ जो मर्द हजरात हैं वो चूँकि फितरी तौर पर थोड़े मजबूत होते हैं और उन्हीं का काम है हवाबाजी, जहाज़ उड़ाना। लेकिन अब खवातीन भी किसी से कम नहीं है और खवातीन भी हम देखते हैं कि मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में ही अपना लोहा मनवा रही हैं। इंजीनियरिंग की बात हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या फिर आईटी की बात हो, कोई भी शोबा आप ले लें तो वहाँ पर खवातीन मर्दों से कम नहीं है। अच्छा बिल्कुल, अच्छा ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी। हम प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम हाईलाइट्स शामिल करते हैं। तो जनाब, खत्म हो गई हुक्मरानी, कौन करेगा निगरानी, इक़्तिदार की राहदारियों में क्या सरगोशियां हो रही हैं।
हालाते हाजरा पर पेश करेंगे हम माहिराना तज्जिया, और वही बात के ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं। तो आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी पाकिस्तान की तीसरी और जनूबी पंजाब की पहली खातून कार डीलर से। इसके अलावा सैर कराएंगे आपको झंग में मौजूद हीर के मकबरे की अदाकारी का अवार्ड, पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू और नामवर अदाकारा सबा कमर को मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने 10 साल का रिहायशी गोल्डन वीजा दे दिया है जनाब। और इस हवाले से मैंने कल भी पोस्ट देखी है, खुद इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये स्टोरी शेयर की और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको गोल्डन वीजा मिला है। अच्छा। मेरा ख्याल है कुछ मॉडल्स हैं उनको भी मिला है। पहले जो मुझे याद पड़ता है अली जफर की मैंने एक ऐसी पोस्ट देखी है जिसमें अली जफर ने सादिया एक मॉडल है उनको भी मिला है, बल्कि इकरा अजीज जो एक्ट्रेस हैं उनको भी मिला है। तो काफी सारे एक्टर्स को मिलना शुरू हो गया है। तो फिर सबा कमर भी इस फहरिस्त में शामिल हो गई है, तो उससे मुतल्लिक भी हम गुफ्तगू करेंगे। और किताब माजी से हम पेश करेंगे जी कि पाकिस्तान की बड़ी फौज के 5वें सरबराह और तीसरे सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद याह्या खान की 43वीं बरसी के मौका पर उनके हालात जिंदगी पर एक पैकेज हम अपने नाजरीन के लिए लेकर आए हैं। और दुनिया में कुव्वत और ताकत की मिसाल जनाब, जहन में क्या आता है? बब्बर शेर ही आते हैं। तो बब्बर शेरों की मादूम होती नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के मौके पर आपको दिखाएंगे खुसूसी सेगमेंट। और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म, तो सेगमेंट है हमारा टैलेंट हंट, जिसमें हम साइकिलिस्ट ग्रुप की टीम आज सुनो पाकिस्तान में मधु कर रहे हैं। और सुनो पाकिस्तान में ये टीम खुसूसी तौर पर आयशा शिरकत कर रही है और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैंने इन लोगों को कहा है रोड पे ऑन एंड ऑफ आते जाते कि ये लोग एक ग्रुप में फुल साइकिलिंग कर रहे होते हैं। जो बाइक चलाने वाली खवातीन है उनको भी बुलाया था, लेकिन साइकिलिस्ट जो हैं वो बड़ी एक अट्रैक्शन सी लगती है कि खवातीन साइकिल लेके निकले हुई हैं। बिल्कुल, और इसको प्रमोट करना बड़ी अच्छी बात है कि एक ग्रुप बनाकर मेरे ख्याल से अगर आप एक हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो यकीनन इस साइकिलिस्ट ग्रुप से भी आज हम बात करेंगे। तो ये हमारी थी जी प्रोग्राम हाईलाइट्स, जबकि दूसरी जानिब जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं उनका हम जिक्र करते हैं। तो वो ये है जी कि 86 दर्जा हरारत अब किस हद को छू रहा है, बात करना बहुत ज़रूरी है। मईशत की गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है ये भी जानना आयशा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसके अलावा महंगाई थमेगी या सुनामी में तब्दील होगी, ये हम सब की फिक्र है, हम सब की परेशानी है। और खेल के मैदान में क्या मंजर पेश कर रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर मामलात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की 15वीं असम्बली की मुद्दत मुकम्मल, 13 जमातों के इक़्तिदार का सूरज गरूब। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त, कौन होगा अगला निगरान वज़ीर आज़म? सबको एक ही नाम का इंतजार। साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान आज अहम मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म का अलविदाई खिताब। शहबाज शरीफ ने जाते जाते मुल्क की तरक्की का फार्मूला पेश कर दिया। खुशहाली के लिए कौमी इत्तेहाद और सियासी मुफाहमत को नागुज़ीर करार दे दिया गया। असम्बली का खात्मा, अवाम के लिए खुशी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने असम्बली को तारीख की बदतरीन असम्बली करार दे दिया। असम्बली का हिस्सा बनने पर कौम से माफ़ी भी मांग ली। हुकूमत का आखिरी दिन, अवाम को लॉलीपॉप। रूसी तेल की आमद से आने वाले दिनों में अवाम को फायदा पहुंचेगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का बड़ा दावा सामने आ गया। तो ये हैं जी आज की टॉप स्टोरीज और बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। और वही सियासी मैदान में हलचल बरपा है और समरी पर सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत के बाद अब असम्बली टूट गई है। हुकूमत का इक़्तिदार खत्म हो गया है और वफाकी काबीना फारिग हो गई है। 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार का अब सूरज गुरूब हो गया है। असम्बली टूटने के बाद आईनी तौर पर अब 90 दिन में इलेक्शन कराना होंगे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आयशा आएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बड़ी जिम्मेदारी तो आएगी, लेकिन साथ साथ जो ताजुब की बात है कि निगरान वजीर आजम का फैसला अभी तक नहीं हुआ है और ना ही इस हवाले से वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान कोई बाज़ाब्ता मुशावरत भी हो सकी है। बड़ा दिलचस्प नुक्ता था इसमें, कल जो अपोजिशन लीडर हैं वो मसरूफ थे और वो टाइम नहीं दे पा रहे वजीर आजम को वजीर आजम को मुलाकात का टाइम नहीं दे सके, लेकिन बहरहाल आज फिर भी मुलाकात का इम्कान है। तो देखते हैं कि आज क्या डिसाइड होता है। अच्छा जनाब, आइन की रूह के मुताबिक वजीर आजम के पास मुशावरत के लिए 3 ही निगरान वजीर आजम के नामों पर कयास आराइयां जारी हैं और साबिक सिफारतकार और सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी का नाम मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा है। हालांकि कल हम एक और नाम ले रहे थे, बिल्कुल हफीज शेख साहब का कल नाम आ रहा था, हफीज शेख साहब का नाम था और आज जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम लिया जा रहा है। तो कौन हो सकता है निगरान वजीर आजम और कैसी हुकूमत होने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे।
सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत का इक़्तिदार ख़त्म हो गया है। शहबाज हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी आपकी नज़र में कितनी काबिल फ़ख्र है और इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि अगर हम दयानतदारी से तज़किया करें तो इन 16 माह में या 13 माह 14 माह जितनी भी हुकूमत रही है, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ गई है। हम एक बदतरीन सियासी बहरान का शिकार भी हैं और एक बदतरीन माशी बहरान का शिकार भी हैं। और जैसे अभी आपने खाकान अब्बासी साहब का खुद सुनाया है जुमला कि ये तारीख की बदतरीन असम्बली थी, यानी आप अंदाजा लगाइए ना कि जिस तरीके से जमहूरी रवायात का मजाक उड़ाया गया, जिस उजलत के साथ और जिस तरीके से बिल्डोज करके कानून साजी की गई, और ऐसी कानून साजी भी की गई जो आइन के भी मुनाफी थी और जमहूरी असूलों के भी मुनाफी थी। और उसके साथ साथ ये जो मईशत का दावा था इस हुकूमत का कि हम इमरान खान की हुकूमत से ज़्यादा तजर्बाकार है, ज़्यादा विजडम है, ज़्यादा सलाहियत है, हम आके मईशत का जो नक्शा जो है वो बदल देंगे। तो अब आपने देखा नक्शा तो बदल गया है, लेकिन इस नक्शे ने आवाम का कचूमर भी निकाल दिया है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, डीजल, पेट्रोल सब। और ये जो मुसद्दिक मलिक का साहब ने सुनाया, जिन्होंने हमें 6 माह से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि जब रूस से तेल आएगा तो पाकिस्तान में तेल सस्ता हो जाएगा। अब उन्होंने खुद इतराफ कर लिया है कि मैं उस बड़े माफिया का मुकाबला नहीं कर सका और मैं माजरत चाहता हूँ। इसी तरीके से IMF के मामलात के अंदर आप देखिए कि आपको कड़ी सख्त शराइत के ऊपर ये पैसे मिले हैं और उसका सारा नजला आपने ताकतवर तबकात पे डालने की बजाय गरीब आदमी पे डाला है। यानी सरकारी अफसरान के लिए 400 अरब रुपए की गाड़ियां और इसी तरह से अरबों रुपए के तरक्याती फंड MP MNA को बांटे गए हैं आखिरी महीने में सियासी रिश्वत के तौर पे। लेकिन उसका नजला जो है वो आपने बिजली की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर डाला है या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा डाला है। अब शहबाज शरीफ साहब जो मर्जी कहें कि ये मैंने रियासत बचाई है, मैंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। मुमकिन है उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया हो, लेकिन अवाम को तो उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। और जिस मुल्क को उन्होंने डिफॉल्ट होने से बचाया है वो पाकिस्तान का ताकतवर अशराफिया है, रूलिंग एलीट का तबका है। उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया है और आम आदमी के लिए जो है ना मुश्किलात और मसाइल पैदा कर दी हैं। सलमान आबिद साहब, आपने जिस नुक्ते की जानिब निशानदेही की कि ताकतवर तबका है उसी को बचाया है, तो हम भी यही देख रहे हैं कि जी बड़ी तेज़ी के साथ ये कानून साजी हुई है और मेरे ख्याल से अपनी मिसाल आप ही है, इससे पहले कभी इतनी स्पीड में कानून साजी हमने नहीं देखी। सर, मेरा सवाल ये है कि निगरान सेटअप का जो कॉन्सेप्ट है, जनूबी एशिया में गालिबन पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जहाँ पर निगरान सेटअप का जो है ये कॉन्सेप्ट है, तो उस वाहिद मुल्क जहाँ पर निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट है, इसके बावजूद इसमें हम देखते हैं कि इतनी देर हो रही है कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। असेंबली डिसॉल्व हो गई, यानी कि अब आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो कानूनी तौर पर तो इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत बनने का जो अमल है वही मुतनाज़ा है और मैं तो इस अमल को तस्लीम नहीं करता जिस तरीके से यहाँ निगरान हुकूमतें बनाई जाती हैं। यानी जानने वाली हुकूमत अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने चहीतों को नवाजती है और उनको लेके आ जाती है बतौर निगरान वजीर आजम या निगरान वजीर आला, ताकि अगले इंतखाबात में वो मर्जी के नताइज दे सकें। तो ये तरीकाकारी ठीक नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, निगरान वजीर आजम का जहाँ तक चुनाव होना था वो चुनाव पहले हो चुका है। ये बिला वजह की जो है ना एक कमेंट्री चल रही है, ये राजा रियाज है और शहबाज शरीफ साहब हैं, फला का नाम आ गया है, फला का नाम आ गया है। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ताकतवर तबका है वो पहले से फैसला कर चुका है कि कौन निगरान वजीर आजम होगा और वही निगरान वजीर आजम होगा। ये बाकी सारी सियासी फुलझड़ियाँ हैं जो आप लोग या हम लोग बैठ के तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए ना, निगरान हुकूमत बनती है इलेक्शन कराने के लिए, तो अब तो इलेक्शन नहीं हो रहे। आपको किसने कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं 90 दिन के अंदर? जब आपने मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये तय कर दिया है कि नई मर्दमशुमारी के नताइज के बाद जो है इलेक्शन होंगे, तो इसका मतलब है कम से कम भी मार्च, अगले साल मार्च में इलेक्शन जाएंगे। सलमान साहब, अगर तो इलेक्शन के हवाले से जो चैमगोइयां हो रही हैं कि इस साल तो इलेक्शन नहीं होने वाले और जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि अगले साल मार्च तक की डेट जा सकती है, तो इसका मतलब क्या फिर निगरान वजीर आजम का नाम भी इसी तरह डिले होता जाएगा, इसी तरह लटकता जाएगा? निगरान वजीर आजम तो कल परसों के अंदर आ जाएगा, उसका मसला नहीं है। लेकिन ये निगरान हुकूमत जो है ये वैसे ही बुरी हुकूमत बन जाएगी जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमतें हैं और ये लंबे अरसे के लिए बन जाएंगी। और ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की ख्वाहिश जो है ना पंजाब में पूरी हो सकी, ना खैबर पख्तूनख्वा में पूरी हो सकी और ना पाकिस्तान में पूरी हो सकेगी वफाकी सतह के ऊपर। मसला ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उनको इलेक्शन सूट ही नहीं करता।
इस वक्त इलेक्शन तो उनके हक में भी नहीं है। अगर वो इलेक्शन करवाएंगे तो उनको काफी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, अवामी रद्द-ए-अमल उनके खिलाफ है, तो इसलिए इलेक्शन तो नहीं हो रहा। और वैसे भी इलेक्शन इसलिए भी नहीं करवाना कि एक पार्टी जिसका सियासी बंदोबस्त करना है, अभी तक उसका बंदोबस्त ही नहीं हो पा रहा। आपने पेशावर की तहसीलों के 2 इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा कि पीटीआई ने तमाम जमातों को वहां शिकस्त दी है। तो इसलिए इलेक्शन तो अभी हुकूमत के हक में नहीं है और ना वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और ये जितनी मनसूबा बंदी, ये जो आपने मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन में ताखीरी हरबा इख्तियार करने की कोशिश की है, और इस बात की भी कोई जमानत नहीं है कि मार्च में भी इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। सलमान साहब, वैसे आपका तज्ज़िया इस हवाले से क्या होगा? जैसे ये जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम अभी आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मौजू नाम है ये इस हवाले से, और पहले हमने ये देखा कि हफीज शेख साहब का नाम जो था वो ज़ेर बहस रहा है, तो ये क्या मुमकिन है कि हफीज शेख एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएं और जिलानी साहब एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आ जाएं? देखिए, बात यह है कि अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने और सेटअप को लंबा लेके चलना है निगरान को, और उसको अबूरी सेटअप का नाम देना है, तो आपको एक फाइनेंशियल मैनेजर की जरूरत है। और वो फाइनेंशियल मैनेजर वो जिसके आईएमएफ के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो, आईएमएफ के साथ वो डील भी कर सके और मुल्क की मईशत के मामलात को जरा बेहतर तरीके से चला सके। इसलिए मेरे नजदीक तो अभी भी इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मोस्ट फेवरेट जो है वो हफीज शेख ही है। अलबत्ता अब जैसे आपने एक फार्मूला दिया है कि हफीज शेख वजीर खजाना बन जाए, वो वजीर आजम आ जाए, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो नाम ऊपर गर्दिश कर रहे हैं ये उस तरह से हो सकेंगे। शायद फाइनेंशियल मैनेजर ही जो है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी हम स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे थे सलमान साहब, तो इसका मतलब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम तो बिल्कुल भी फिर आगे नहीं आ सकता, जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ स्टेटमेंट भी दिया उसके बाद। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम इसलिए नहीं आ सकता, अगर आप निगरान हुकूमत के लिए आईनी तकाजा जरा सुन लें। आईनी तकाजा ये है कि एक ऐसा शख्स जो गैर सियासी हो और गैर जानिबदार हो। अब आप मुझे बताइए, खाकान अब्बासी तो एक पार्टी के सीनियर नायब सदर रहे हैं, वो तो मुस्लिम लीग नून से उनकी वापसगी है। अब इसी तरीके से आप निगरान हुकूमत में देखें, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारी मर्जी का सिंध में निगरान वजीर आला आएगा, और वो फला पंजाब में शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरी मर्जी का निगरान वजीर आला लगे, केपीके में फजलुर रहमान चाहते हैं। तो ये तो निगरान हुकूमत का जो आईनी तकाजा है उसी का हम मजाक उड़ा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। वो शायद ये सोचते हैं कि मिलजुल के हुकूमत की है तो मिलजुल के अपने अपने वजीर आला भी लगा लेते हैं। नहीं, तो फिर ऐसा करे ना कि नवाज शरीफ साहब को निगरान वजीर आजम बना दें, शहबाज शरीफ साहब को निगरान वजीर आजम उनको बना दें, या जरदारी साहब को बना दें। अगर मसला ऐसे ही हल करना है और इलेक्शन के नाम पे अगर आपने ड्रामा ही करना है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर इन लोगों को बना दे ताकि ये मसला हल कर ले और अपने अपनी सीटें दोबारा जीत के आ जाए। सलमान साहब, वैसे तो अभी आज के दिन तो ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि निगरान सेटअप वाजे हो जाएगा, तो ये कहिएगा कि अब आने वाले दिन कितने मुश्किल हो सकते हैं निगरान सेटअप के लिए बिलखसूस? देखिए, निगरान सेटअप आएगा, उसके सामने 3 बड़े चैलेंज है। पहला चैलेंज ये है कि क्या वो 90 दिन के लिए इलेक्शन करवाएगा और नहीं करवाएगा। अगर नहीं करवाएगा तो उससे सियासी इंप्लीकेशन बढ़ेंगी और सियासी बुरहान बढ़ेगा, और एक नया पाकिस्तान में डिबेट शुरू हो जाएगी कि इलेक्शन से फरार क्यों इख्तियार किया जा रहा है। दूसरा मसला मईशत का है। मईशत के हवाले से अभी कोई रिलीफ आवाम को देने की पोजीशन में निगरान हुकूमत भी नहीं है। आज भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 रुपए कुछ पैसे जो है बिजली की कीमत में बढ़ाया गया है, और अभी आगे जाके 4 रुपए 37 पैसे फिर बिजली की कीमत बढ़नी है, यानी ये 60 रुपए फी यूनिट तक बिजली जानी है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं है। तो आम आदमी के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है अगले 6 माह में, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जैसे लोग इमरान खान की हुकूमत में कहते थे कि बहुत ज्यादा महंगाई है, उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने और उनकी जान निकाल दी महंगाई से, और निगरान हुकूमत जो है वो तो किसी को अकाउंटेबल भी नहीं होगी। वो उनके दौर में जो IMF की शराइत है उसके मुताबिक अगर चला जाएगा तो वो और ज्यादा महंगाई का जो रेला है, जिस सूरत हाल की तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब ये है, या हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि बड़े ही सख्त फैसले हो सकते हैं निगरान सेटअप जब आएगा, तो बड़े ही मतलब पॉपुलर डिसीजंस नहीं होंगे? सर, पॉपुलर डिसीजन करने की आपके पास स्पेस ही क्या है, मुझे बताइए ना। पॉपुलर डिसीजन तो तब कहते हैं जब आपका खजाना भरा हो। खजाना तो आपका खाली है, और जो पैसे आप बाहर से लेते हैं उसको आप अपनी हुक्मरानी की अय्याशियों के अंदर खर्च कर देते हैं। आम आदमी के लिए तो आपने कुछ नहीं छोड़ा ना। देखिए ना, जब तक आप अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे, ये जो शाहाना अंदाज इस वक्त हमारा हुक्मरानी के निजाम का है, जिस किस्म का कल रात डिनर दिया गया है, बड़ा मशहूर डिनर, इसी से आप अंदाजा लगा लेना कि पाकिस्तान कितना माशाल्लाह माशी तौर पर तरक्की कर रहा है, समाजी तौर पर तरक्की कर रहा है, सियासी तौर पर तरक्की कर रहा है, कि सरकारी खजानों के ऊपर जो है अरकान पार्लियामेंट की 20-20, 30-30 खानों के साथ तवाज़ो की जा रही है।
इस तरीका कार के तहत तो आप आम आदमी को कुछ भी नहीं दे सकेंगे सिवाय इस निज़ाम के बारे में, इस सियासत के बारे में, इस जमहूरियत के बारे में लोग बदजन होंगे। चलें सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब भी बहुत बदजन है इस हुकूमत से और सभी हैं, सभी नाराज हैं, जाहिर सी बात है। हालांकि गवर्नमेंट जितना भी कह चुकी है कि भाई हमने डिफॉल्ट से बचाया, हमने ये किया वो किया, लेकिन जो हालात हैं वो हम सब देख रहे हैं। जो हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, जो इस तरह के और मामलात हैं। अभी आयशा जो सलमान साहब भी जिक्र कर रहे थे, कल जो डिनर हुआ है जी हाँ, उसका जो मेन्यू कल जो डिस्कस हुआ है सोशल मीडिया पर, मेरा ख्याल है वो भी हम ना फिर कभी डिस्कस करें, बैठ के डिस्कस करेंगे जी। फिर वक्त शामिल करेंगे। ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। तो जनाब, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में जैसे ख़वातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से, तो हमारा सेगमेंट भी इसी सिलसिले में है। पाकिस्तान में इस वक्त बेशुमार ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन हैं जिन्होंने मुआशरे की मुश्किलात और दकियानूसी तसव्वुरात को पसे पुश डालकर कारोबार में कामयाबी हासिल की और न सिर्फ अपने ख़ानदान की आमदन में इजाफा किया बल्कि म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार भी रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन IT, फैशन, तालीम, ऑनलाइन कारोबार और दीगर जितने भी शोबे हैं उनमें कहीं ना कहीं तरक्की की मनाजिल भी तय कर रही हैं और अपनी तरफ से एक बेहतरीन चीज़ को आगे लेकर चल रही हैं, अपना लोहा मनवा रही हैं हर फील्ड में। और आज हम एक ऐसी फील्ड का भी जिक्र करेंगे, ना सिर्फ एक ऐसी खातून जो कि इसकी जीती जागती मिसाल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, बल्कि एक ऐसी फील्ड भी आयशा कि जिसके बारे में तसव्वुर किया जिसके बारे में ये तसव्वुर किया जाता था कि यहाँ पर भी जो सिर्फ मर्द हजरात हैं वही ये काम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल टैबूज टूट रहे हैं और तोड़ रही हैं और अपनी कारकर्दगी का भरपूर मुजाहरा कर रही हैं। तो आज हमारी मेहमान हैं जी सालिहा हसन, जो कि पाकिस्तान की तीसरी और जनूबी पंजाब की पहली कार डीलर हैं। तो सालिहा, बहुत शुक्रिया, आप सुनो पाकिस्तान का आज हिस्सा बनी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? हम लोग बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, हमेशा की तरह से। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि वाई कार डीलर? सालिहा, पहले तो आप ये बताएं। असल में मेरे फादर जो हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। आई वांटेड टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। उन्होंने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी एंड आई जस्ट ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स। अच्छा, आपका पहले से इस तरह से कोई माइंड प्रिपेयर नहीं था? बचपन से आप कुछ और बनना चाहती होंगी? ऑनेस्टली मैं बचपन से कोई एक मेरा गोल नहीं था। मेरी जितनी भी डिग्रीज हैं सारी वेरिड हैं एक दूसरे से। मुझे हमेशा नई चीज़ करने का शौक़ है। आई लाइक प्लंजिंग इनटू न्यू वाटर्स और उसको डिस्कवर करना। एंड मुझे ऐसे स्टेल सी लाइफ अच्छी नहीं लगती। तो मतलब आपने ये डिसाइड नहीं किया था कि आपने कार डीलिंग की तरफ आना है? तो जब आपने कहा कि आपके फादर की तरफ से ही आप में ये चीज़ थी, तो जब आपने घर में ख्वाहिश का इजहार किया तो कैसा रिस्पॉन्स था घर वालों का? आयशा, ऑनेस्टली आई वांटेड टू डू इट, इट वाज अ विश। लेकिन हमारे माशरे के मुताबिक ऐसी कोई खातून सामने कभी आई नहीं जिसने कार डीलिंग की भी हो। तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी, बट मैंने कभी उसको बताया नहीं था किसी को। बट माई फादर न्यू कि मेरे भाई हैं, बहन तो कोई है नहीं। ही न्यू कि मैं आई वांटेड टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। तो ही थॉट कि मैं ये कर सकती हूँ। उनको लगा मैं केपेबल इनफ हूँ। इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे ये ऑफर दी तो मैंने उनको एक दफ़ा कहा कि बाबा, आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। ये काफ़ी टफ जॉब होगी, आई विल हैव टू ट्रैवल अ लॉट, बच्चे हैं मेरे, मुझे घर भी देखना है सारा। तो ही सेड वन थिंग, ही सेड दैट यू आर माई फाइटर, तुम फाइटर हो एंड यू कैन डू इट, आई ट्रस्ट यू। सालिहा, तो ये बताइएगा कि थोड़ा बैकग्राउंड आप अपना बताएं कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और आपके मेजर्स क्या थे। फिर दूसरा ये कि अभी आप कोई प्रॉपर कंपनी है जो रन कर रही हैं और आप किस पोजीशन में हैं? जी, मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है प्री मेड में, FSC की हुई है मैथ्स स्टैट्स इकोनॉमिक्स के साथ। देन आई डिड माय बैचलर्स इन बिजनेस एंड IT। देन आई डिड माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। फिर MPhil किया इंग्लिश लिटरेचर में। एंड नाउ आई एम हियर एज CEO ऑफ अ कार डीलरशिप, मलेशियन ब्रांड। अच्छा सालिहा, वैसे हमारे यहाँ पे जो एक लोगों की सोच है, उन्हें लगता है हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है तो हम या तो कोई एक अच्छी सी जॉब पर जाएं, किसी अच्छी सी पोजीशन पर जाएं, या फिर हम कहीं बाहर के मुल्क मूव कर जाएं। आपके जहन में नहीं ऐसा आया? आप तो माशाल्लाह CEO ही बन गई है कंपनी की। आयशा, आई थिंक डिफरेंटली। मैं ये समझती हूँ कि हमारा मुल्क पीछे इसीलिए रह गया है
बिकॉज लोग समझते हैं कि पढ़ लिख कर बाहर जाकर हम सर्व करें। मेरे ख्याल में कि हम जो यहाँ से पढ़ें, जो हमें हमारा मुल्क दे, वी शुड पे इट फॉरवर्ड। हमें अपने मुल्क में ही उसको देना है, अपने लोगों के लिए आगे काम करना है। साउथ पंजाब मैंने अटेम्प्ट भी दी हुई है CSS की, तो साउथ पंजाब में जब हम लोग टेस्ट वगैरह लाहौर हम प्रिपेयर करने गए, मैं देखती थी तो हम लोग मेहनती भी है, बट हमारा एक्सपोजर वो नहीं है, हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाकी शहरों के, बड़े शहरों के बच्चों को होती हैं। तो मैंने ये बिज़नेस यहाँ जो इस्टेब्लिश किया है, उसका बेसिक मकसद ये है कि मैं अपने इलाके के लोगों को कुछ ट्रेन कर सकूँ, डिफरेंट चीज़ सिखा सकूँ, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी लाई है वो अभी नहीं है पाकिस्तान में। सेकेंडली लोगों के लिए जॉब क्रिएशन करें, अपने इलाके के लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो हमारी जो मेरी डीलरशिप है उसमें मैं लोगों को डिग्रीज भी ऑफर करती हूँ, आगे हम लोग उनको पढ़ाते भी है, मेडिकल भी ऑफर होती है, मेडिकल फैसिलिटीज भी ऑफर होती है। तो मेरा मकसद है अपने इलाके को ऊपर उठाना, पाकिस्तान को फायदा देना। बहुत पॉजिटिव अप्रोच है सालिया, लेकिन अब जैसे आप बॉस लेडी हैं तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर आपकी जो बॉस है वो कोई खातून हो तो लोग थोड़ा सा जो है इस चीज़ पे होते हैं कि हम अब क्या खातून के अंडर काम करेंगे और वो सीरियस भी नहीं लेते कई बार इंस्ट्रक्शंस। वाकई में आपको कभी ये चीजें फेस करना पड़ी? मैं ऑनेस्टली बताऊं, अपनी टीम से नहीं करनी पड़ी, बिकॉज मेरी जितनी भी टीम थी एक्सेप्ट सर्विस डिपार्टमेंट, वो मैंने सारे नए लड़के और लड़कियां हायर किया एंड देन कंपनी हेल्प मी टू ट्रेन देम। हमने उनको शुरू से ट्रेन किया एंड वी आर वर्किंग इन दैट वे। बट हाँ, जो लोग यहाँ पर मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, द पीपल हु वांट टू बाय कार्स, उनको थोड़ा सा ये शक होता था, यार ये औरत है, वी डोंट नो कि ये हमें फैसिलिटेट कर सकेगी, इसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है नहीं पता है। बट मेरी स्ट्रेंथ ही यही है कि मैंने पढ़ना है, चीज़ों के बारे में जानना है, एंड आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट शॉट। अच्छा सालिहा, वैसे मेरा नाम अजीम राना है जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपने एक मिसाल कायम की है यकीनन, और ये एक अजीम कारनामा आपने सरअंजाम दिया। अच्छा, तो अच्छा, इसलिए आपने अपना नाम मेंशन किया। नहीं, मैं पूछना ही चाह रहा था सालिया से कि आप बात कर रही थी कि आप अपने इलाके को अपलिफ्ट करना चाहती हैं, वहाँ पे आप लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना चाहती हैं, आपका बुनियादी गोल है। तो अब तक कितनी कामयाबी आपको हासिल हुई है, और जब आपने ये कदम उठाया तो पहला रिएक्शन आपके इलाके में क्या था लोगों का, और अब कैसा फीडबैक है? मैं काफ़ी हद तक मैं समझती हूँ इसमें कामयाब इस तरह से हुई हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद मैंने आई हैव इनवाइटेड पीपल ओवर, और मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ, इंटर्नशिप करवाते हैं हम लोगों को, उसमें रिनोमरेशन भी देते हैं और फैसिलिटेट करते हैं अपने पास ऑर्गेनाइजेशन में। जब तक आपको पता है, जब हम स्टार्ट के हम लोगों ने, मैंने अपने बिजनेस का किया तब कोविड था, उसके बाद आपको मुल्क की इकोनॉमिक हालत पता है कि क्या हो गई। बट मैं इन चीज़ों में, हालात में, सिचुएशंस में बिलीव ही नहीं करती। आई थिंक कि एक विनर जो होता है उसका एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है, उसकी एक परसेप्शन होती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स थिंग। आप अगर गिरते हैं, बार बार आपको चोट लगती है, तो विनर वो है जो उठकर भागता है, और वो बंदा जो हार मान लेता है, अपने दिमाग में, अपने दिल से हार मान के बैठ जाता है, वो बंदा होता है जो अल्टीमेटली हार जाता है। तो मेरा, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कामयाबी है बिजनेस। आपको पता है मुल्क के इकोनॉमिक हालात क्या है, स्लो डाउन हो गया, बट जो मेरा सोशल पार्ट ऑफ द बिजनेस था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा चला। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी कंपनी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस चीज़ में। सालिया, आप ये बताइएगा कि और कई हमारे मुआशरे में ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हैं, और आप जैसी ख़वातीन उन ख़वातीन के लिए एक मिसाल कायम करती हैं। तो ये बताइएगा कि अगर किसी ने अपने पैरों पर खड़ा होना है, किसी ने बिजनेस वुमेन बनना है और खुद वो एक अपना सर्कल बनाना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए एक प्रिविलेज्ड जो बैकग्राउंड है, जो एक फैमिली बैकग्राउंड है, वो किस कदर जो है वो मददगार साबित होता है? मैं ऑनेस्टली बताऊं कि प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड डज नॉट रियली मैटर। यस, इट इज़ अ पुश, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, इट इज़ अ पुश कि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको कोई रीच करते हैं लोग, आपको कोई जानना चाहते हैं। बट आजकल का ज़माना वो नहीं है कि प्रिविलेज के साथ सब कुछ हो। एवरीबडी वांट्स सर्विसेज। आप जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे, आप जितनी हिम्मत करेंगे, उतने आप आगे जाएंगे। तो मेरा औरतों को, ख़वातीन को, लड़कियों को ये पैगाम है कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई पूरी करें, और आप जो भी काम करें, व्हाटएवर यू थिंक कि जहाँ से आप हलाल रोज़ी कमा सकती हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट।
there is no word as impossible. That even that word says I am possible. So just go for it. अपनी नीयत साफ रखें, अपने रिस्क के साथ दूसरों का रिस्क जोड़ें. अल्लाह ताला किसके रिस्क से आपको नवाज दे वो अल्लाह बेहतर जानता है, उसकी आपने बहुत अच्छी बात की है कि सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद अपने जो भी आपका गोल है उसकी तरफ जाएं. लेकिन जो हम अभी मौजूदा टाइम हम देखें अगर, तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है और हमारी जो यूथ है वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रही है. मतलब टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम या यूट्यूबर्स बन रहे हैं. आपके ख्याल में क्या ये चीज़ें भी साथ साथ लेकर चलना ज़रूरी है, या पहले आपको अपना एक, जैसे आप बात कर रही हैं कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, अपने गोल की तरफ जाएं, उसके बाद इन चीज़ों को साथ लेकर चलें? आयशा, आई बिलीव दैट इट इज़ सर्कमस्टांशियल. अगर तो यूथ पॉजिटिव तरीके से चल रही है, वो पॉजिटिव काम कर रही है, सोशल मीडिया में पॉजिटिव अवेयरनेस फैला रही है. सोशल मीडिया को आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं ना, नेगेटिवली या पॉजिटिवली. तो अगर वो ये करते हैं तो दैट्स वंडरफुल, दे शुड डू इट. वो एटलीस्ट किसी गलत एक्टिविटी में नहीं जा रहे, दे डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी. एक ही स्टेप है, एक ही कतरा है, लेकिन अल्टीमेटली उसने एक समंदर के अंदर चेंज होना है. तो अगर आप एजुकेशन के साथ साथ ये करें, दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे सो लें, इससे ज़्यादा सोएंगे तो कौन ज़हन हो जाएंगे. तो इट इज़ बेटर कि आप किसी ना किसी पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर खुद को इन्वॉल्व रखें. बेस्ट तो यह है कि कोई ना कोई आपकी सपोर्ट होनी चाहिए, बट अगर वो आप नहीं कर सकते क्योंकि हमें मुल्क के हालात का पता है, तो सोशल मीडिया पर अगर आप जा रहे हैं, आप उससे भी कमा रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स वंडरफुल. दिस इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड पॉजिटिविटी की तरफ. बिल्कुल. अच्छा, आपने अपने बिजनेस के हवाले से काफ़ी कोशिश भी की और माशाल्लाह एक ज़बरदस्त आपका कारोबार भी इस वक्त चल रहा है. तो मुल्तान के अलावा क्या बाकी शहरों की तरफ भी इसको आप लेकर जा रही हैं? आयशा, आई बिलीव के काम जो है ना उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती. मैं हर तरफ लेकर जाती हूँ. आई ट्रेवल ऑल ओवर द कंट्री एंड आई डू माई मार्केटिंग माई सेल्फ. तो मुझे इस चीज़ में कोई आर नहीं है. हम मेहनत करते हैं, हक हलाल कमा रहे हैं, और हमारे साथ जो टीम है वो भी उसका हिस्सा है. अच्छा सालिहा, ये बताइएगा कि आपकी जो कार डीलरशिप है वो किस तरह से काम करती है? यू डील विद कार पार्ट्स, या आप गाड़ी की जो सेल परचेज है उससे मुतल्लिक कोई कंपनी रन कर रही हैं? हम लोग असल में हैं 3S डीलरशिप है हमारी. हम सेल्स भी करते हैं, हमारे पास पार्ट्स भी होते हैं, स्पेयर्स भी होते हैं, और हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. और जो एक फोर्थ सर्विस हम अपने, क्योंकि हमारा नया ब्रांड है पाकिस्तान में, वी आर ट्राइंग टू गेट अ मार्केट शेयर, तो जो एक फोर्थ सर्विस हम एक्स्ट्रा देते हैं उसमें ये है कि हम जो गाड़ियाँ कोई हमसे लेता है, दे वांट टू चेंज द मॉडल, हमारे ही मॉडल में अपग्रेड करता है, तो उसकी सेलिंग और उसके लिए परचेजिंग भी करते हैं. उसके अलावा हमारे पास जितनी भी ख़वातीन आती हैं उनको प्रायोरिटी पर हम अटेंड करते हैं, और टीचर्स को भी बहुत मैं प्रायोरिटी पर रखती हूँ सारी सर्विसेज में. और सालिहा, अगर जो ख़वातीन हैं वो इन फ्यूचर इस काम में आना चाहें, इस बिज़नेस में आना चाहें, कार डीलरशिप से रिलेटेड काम में आना चाहें, तो आप क्या कहेंगी उनको कि कहाँ से वो स्टार्ट ले सकती हैं? और इसमें सबसे मुश्किल पार्ट क्या है? बिल्कुल. इसमें वो स्टार्ट इस तरह से लेंगी कि फर्स्ट दे हैव टू गैदर अप द नॉलेज. एक शौक, एक किसी भी काम करने के लिए ना एक शौक और एक प्रायर नॉलेज, पीछे का बैकग्राउंड होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है. अगर वो ज़रूरी नहीं है तो आपकी स्ट्रेंथ आपकी रिसर्च है. आप R&D करें, रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, आप उसके मुताबिक पढ़ें. ऐसी आप डिग्री लें जो आपने जो आगे प्लान किया हुआ काम उसके ऊपर अप्लाई हो सके. 1 सेकेंडली, आपने जो भी काम करना है उसको स्टार्ट करने के लिए जब आप उसी फील्ड के किसी छोटे से भी शोबे में चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप पार्ट्स में डील करना शुरू करें, फॉर एग्जांपल आप सर्विस एरिया खोलें, आप उसमें डील करना शुरू करें, तो कंपनीज विल रीच यू देमसेल्व्स. अगर आपका एक काम होगा, आप उसमें नाम बनाएंगी एक मार्केट में रहकर. आजकल कंपनीज हो या कोई भी हो, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ, आई वुड वांट समवन जो कि ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है. एवरी कंपनी, एवरीबडी वांट्स दैट पर्सन इन देयर कंपनी टू वर्क फॉर देम. दे जस्ट हैव टू बी, उनको एडमेंट होना पड़ेगा, उसके ऊपर उनको पूरा जोर लगाना है, मेहनत करनी है, एंड देयर देमसेल्व्स डेफिनेटली. जी बिल्कुल, मेहनत जो है वो तो प्री रिक्विजिट है और बुनियादी जो है वो जुज़्व है किसी भी काम का. सालिहा हसन, आप हमारे प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बनी. यकीनन आपने भी एक मिसाल कायम की है
विमेन एम्पावरमेंट का आप भी सिंबल है। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि जो भी आपके फ्यूचर इंडेवियर्स हैं उसमें आप मज़ीद कामयाब हों और यूं ही ख़वातीन को बाहिम्मत और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो हौसला और जो जज्बा चाहिए वो आप जैसी और भी जितनी ख़वातीन हैं वो प्रोवाइड करती रहें। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। और अच्छा, सालिहा से बात करके मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, मतलब जिस तरह वो बात कर रही हैं कि मतलब जो विनर होता है वो गिर के तो आगे भागता है फिर। ये इतनी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को इन्हीं छोटी छोटी बातों से सीखना चाहिए कि हमने विन किस तरह करना है, हमने लीडरशिप किस तरह अपने अंदर ये क्वालिटीज लेकर आनी है। हालांकि ये तो मेरा ख्याल है कुछ बाय बर्थ भी लोगों में होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन ये आदत अपनाई भी जा सकती हैं। बिल्कुल सही है। और आप कोई रोल मॉडल अपनी लाइफ में सेट करें, उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनको देखें और उस पर फॉलो करें। और अब मेरा ख्याल है ब्रेक की तरफ चलते हैं। लेते हैं जी, वापस आएंगे अब ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुनो पाकिस्तान में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अभी हमारा सेगमेंट कलर्स ऑफ पाकिस्तान उसकी तरफ बढ़ेंगे। हीर ना खोड़ियो हीर साहिबा होई। ये तो फिर मैं भी कहूँ रांझा कर दी थी, मैं आप ही रांझा हुई। मुझे आपको देख के हीर याद आ गई। अच्छा, क्यों मैं हीर जैसी लगती हूँ? आपको रांझा क्यों याद आ गया? मुझे रांझा किसी वजह से याद आया क्योंकि हमारी इस सेगमेंट में हीरो रांझा की ही हम कहानी के हवाले से बताने जा रहे हैं। जी जनाब, बरसगीर की तारीफ लोक रोमानवी दास्तानों से भरी हुई है, ये हम सब जानते हैं, मगर इन दास्तानों में हीर रांझा की कहानी को जो उरूज मिला वो किसी और रोमानवी दास्तान के हिस्से में नहीं आया। और हीर रांझा पर कई फिल्में और ड्रामे भी बने हैं जो कि हम देख देख के बड़े भी हो गए। लेकिन फिल्में और ड्रामे आपने देखे होंगे, ऐसा पैकेज आपने नहीं देखा होगा। पैकेज देखें। हीर रांझा जनूबी एशिया की शोहराए आफाक दास्तान इश्क है, जिसे अमर करने वाली हीर सियाल अब माई हीर के नाम से जानी जाती है। झंग शहर में वाक़े उनका मज़ार सदियां गुजरने के बावजूद अब भी मोहब्बत करने वालों की अकीदतों का मरकज है, जहां वो अपनी गुमशुदा मोहब्बत को पाने की जुस्तजू में आते हैं और मज़ार की खिड़की पर धागे से गिरहें बांधते हैं। हीर का मज़ार कब्रिस्तान में एक ऊंचे चबूतरे पर नीली और सफ़ेद टाइलों से बनी 20 फीट बुलंद और 16 फीट चौड़ाई और लंबाई वाली एक चौकोर इमारत है, जिसकी बैरूनी दीवार पर एक तख्ती लगी है जिस पर दरबार आशिक सादिक व मियां रांझा तहरीर है। मज़ार की छत में एक गोल सुराख है जिससे आसमान नजर आता है। कहा जाता है कि इस सुराख से बारिश का पानी कब्र पर नहीं पड़ता। ये मज़ार सिर्फ माई हीर का नहीं, कब्र पर मौजूद कतबे से पता चलता है कि इसमें माई हीर और मियां रांझा दोनों दफन हैं। वारिस शाह ने हीर रांझा की इश्किया दास्तान को शायरी का पैरहन पहनाकर इन दो किरदारों को अमर कर दिया। हीर और रांझा जो आज भी मोहब्बत का इस्तारा हैं, उनसे मंसूब इस मज़ार को एक सियाहती मकाम के तौर पर डेवलप करके मुल्क के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने में मदद मिल सकती है। तो ये खूबसूरत सी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इस रिपोर्ट में आयशा हम जो वो तस्वीर देख रहे थे और हम जो जिक्र कर रहे थे कि किसी मुसव्विर ने भी क्या खूबसूरती से वो जो नए नक्श बनाए हैं हीर के। अच्छा, एक मुसव्विर और एक शायर, उनके लिए महबूब एक परफेक्ट किस्म का एक इंसान होते हैं। मतलब नए नक्श से लेकर हर चीज ऐसी खूबसूरती से बनाई गई होती है कि आप इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं कि वाकई वो शख्स ऐसा था। और मेरा ख्याल है जो हमारी लोक दास्तानें हैं उनमें भी जो करैक्टर बताए जाते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि उसकी नाक ऐसे खूबसूरत, आंखें ऐसे खूबसूरत, बाल इतने गेसू दराज और खूबसूरत। पैकेज में एक चीज देखी है कि उसमें वो मन्नत का एक दिखा रहे हैं कि वो धागा बांध रहे हैं वहाँ पे। आपने कभी बांधा धागा? नहीं, मैंने कभी नहीं धागा बांधा। मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती, लेकिन मेरा ख्याल है हमें ब्रेक पे बिलीव कर लेना चाहिए। ब्रेक पे बिलीव करना चाहिए, जो कि आ चुकी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक राइट आउट ऑफ द ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं जी। और आप भी देख रहे होंगे कि ये अजीम के हाथ में सिम्बा कहाँ से आ गया। ये बड़े खूबसूरत एक शेर का बच्चा है। इट्स अ कब, वेरी ब्यूटीफुल। और ये आज मेरी गोद में इसलिए है जी क्योंकि शेरों का आलमी दिन है। और वैसे तो आपने टीपू सुल्तान का वो तारीखी जुमला तो सुना होगा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। लेकिन आज शेरों का आलमी दिन है और इसी मुनासिबत हमने शेर बुलाए हैं अपने स्टूडियो में ताकि हमारे नाज़रीन भी देख के थोड़ा सा इस चीज को एंजॉय करें। और शेरों के हवाले से हम आपको मालूमात भी देंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आज शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद शेरों की कम होती आबादी के बारे में शऊर उजागर करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद करना है। बिग कैट इनिशिएटिव और नेशनल जियोग्राफिक के डायरेक्टर और बेवर्ली जोबर्ट ने इस दिन की बुनियाद रखी और इसे पहली बार 2013 में मनाया गया। शेर की औसत उम्र 77 साल होती है। इसके गुस्से और शिकार की जबरदस्त सलाहियत की वजह से इसे जंगल का बादशाह कहा जाता है। एक शेर का औसत वजन 180 से 190 किलोग्राम के करीब, जबकि शेरनी का वजन 125 किलो तक होता है। शेर पानी के बगैर 4 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन खाने के बगैर 1 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। शेर रोजाना 7 किलो जबकि शेरनी 5 किलो गोश्त खाती है। शेर भैंस और ज़ेब्रा जैसे बड़े जानवर का शिकार करना पसंद करते हैं, जबकि अफ्रीकी शेर इंसानों का भी शिकार करते हैं। गुज़श्ता चंद दहाइयों से दुनिया भर में शेरों की तादाद में खतरनाक हद तक कमी हो रही है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 30,000 से 1 लाख शेर हैं, जबकि एशिया में शेरों की तादाद 1 लाख से कम होकर 3,500 तक रह गई है। तो शेरों के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन जो एंड में सिम्बा वाला सीन था ना, वो सबसे मजे का था। लेकिन मेरे वन ऑफ द फेवरेट कार्टून्स, लेकिन यहाँ वाले शेर वैसे नहीं है। सिम्बा जैसे नहीं है। अच्छा, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद, नवाल और मुकर्रम हैं, जो कि इन शेर क्या आपको लाइन कीपर कहना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने शेर पाले हुए हैं। हाँ, शेर पाले हुए हैं और बड़े खूबसूरत शेर इनके पास है। मैं तो पहले थोड़ा सा कांपना शुरू हो गई थी क्योंकि छोटे वाले ने मुझे बाइट किया। लेकिन बहरहाल बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, इतने क्यूट से शेर हैं। अच्छा अहमद, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आपके पास जो शेर है थोड़ा सा बड़े साइज का है, इसकी क्या एज है? ये 4.5 मंथ्स का है। अच्छा, इसका नाम सिम्बा है। सिम्बा, मैं इसको सिम्बा कह रही थी, वो सिम्बा निकल आया। ये सिम्बा वो लेग्रिथा है हमारी, वो फीमेल है। अच्छा। और ये मेल है अबाउट 4.5 मंथ्स का। और अफ्रीकन इसकी ब्लड लाइन है, अफ्रीकन कॉमन लॉइन कहते हैं। अच्छा, और वो दोनों भी मेल और फीमेल हैं या? ये वाला भी मेल है और ये 2.5 साल का है, 2.5 मंथ्स का। 2.5 मंथ्स का है, तो सबसे मेरे और साथ ये है। तीनों इसके बच्चे हैं जी? नहीं, ये तीनों ही चारों ही बच्चे हैं। ये डिफरेंट ब्लड लाइन है, यानी चारों के पेरेंट्स डिफरेंट है। वैसे ये मिलजुल के रह रहे हैं। एक्चुअली शेरों को पहली दफा अपने सामने लाइव देखा ना, तो हम थोड़े नर्वस आ गए। अजीम तो ऐसे तब से सुन बैठे। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मेरा दोस्त बन गया, या बन गई है। मैंने दूसरे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बस निकल गया। अच्छा अहमद, वैसे एक शेर को पालना है, शेर के बच्चे को पालना या किसी और जानवर को पेट के तौर पे रखना, कितना डिफरेंट है? हम बेसिकली लोगों को यही गाइड करते हैं कि शेर को आपने नॉर्मल पेट्स की तरह कभी भी नहीं रखना। लोग ऐसा प्रॉप यूज करते हैं या इस तरह से दिखावे में करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर जिम्मेदारी है। आप अगर शेर को रखते हैं, इसकी आपने नेचुरल हैबिटेट को लाजमी कंसीडर करना होता है, वाइल्ड लाइफ के SOPs हैं उसको लाजमी कंसीडर करना होता है। तो ये किसी भी वक्त मतलब अटैक भी कर सकते हैं। खेल में इनके खेल में ही ये जख्म डाल देते हैं, नील डाल देते हैं, क्योंकि उसने अपने तरीके से करना है। हम कैट डॉग्स की तरह इनको ऑब्वियसली कभी ट्रेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। नवाल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कब से ये शौक पैदा हुआ? बस ये शौक शुरू से ही, जब छोटे थे तभी लाइन्स को देखते थे तो एक क्रेज सा पैदा होता था कि इस तरह की कोई चीज़ रखनी है जो यूनिक हो बहुत ज़्यादा। तो फिर जब बड़े हुए तो तब पता लगा कि ये लिया जा सकता है। ये वैसे तो हम आजकल बड़ा ट्रेंड देखते हैं, ये टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे कई हमें हजरात ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने सही प्रॉपर बड़े साइज के शेर रखे हुए हैं। तो ये डेंजरस नहीं है? डेंजरस इस मायने में कह सकते हैं कि अगर आप उनको टाइम नहीं देंगे तो वो डेंजरस हो सकते हैं। अगर आप उनको शुरू से लेके साथ चल रहे हैं, जिस तरह की ये एज है, इसको मैं अगर साथ अपने लेके चलूँ, इसको प्रॉपर टाइम दूँ, तो ये डेंजरस नहीं है। जितना प्यार देंगे ये रिटर्न में आपको मतलब वो आपके बचपन से ही आदी हो जाते हैं, तो फिर वो इसलिए उस हिसाब से फिर उनका खतरा उस तरह नहीं होता कि जब आप बड़ा एक जानवर लेते हैं। आपने खुद उनको माहौल देना होता है कि उन्होंने किस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना है।
तो अगर आप उन्हें अपने साथ एडजस्ट कर लेंगे तो वो टाइम के साथ आपके साथ बहुत बेसिकली ये कैप्टिविटी में ही ब्रीड हुई है, और 4th जनरेशन तक जब तक ब्रीड आती है तो उसके अंदर एग्रेसिवनेस कम हो जाता है और उसको नॉर्मली ह्यूमन बीइंग को देखने की आदत डेवलप हो गई होती है। अगर आप ऑब्वियसली अब ये शुरू में इनके अबाउजदाद अफ्रीका के जंगलों से इंपोर्ट हुए, लेकिन अब इनकी ब्रीड टू ब्रीड होते होते पहले आपको पता होगा कि ये बहुत ज्यादा डेंजर लाइन में थे, तो अब तो माशाल्लाह इनकी ब्रीड करवा के इसको उस लाइन से भी निकाल दिया गया है। प्लस ये कि इनका एग्रेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, और इनको अच्छे लिविंग एनवायरनमेंट में अगर आप रखते हो तो इनकी काफी ज्यादा मतलब हेल्थ से रेलेवेंट प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। ये बताइएगा कि इनको टेम करना इज इट इजी टू टेम लायंस? ब्लड लाइन मैटर करती है। कुछ ब्लड लाइंस बहुत ज्यादा मतलब कह लो कि एग्रेसिव होती हैं, उनको टाइम लग जाता है ट्रेन करने में, और कुछ ब्लड लाइन ऐसी हैं कि मतलब अब जिस तरह ये बच्चे को आप देखें, हाँ। ये भी खेलने के मूड में है। हाँ। अब डिपेंड करता है अब आगे बंदा कौन है। अब जो डर जाएगा तो ऑब्वियसली वो आगे से डबल उस पे अटैक कर रहा होगा। मैंने भी सुना है कि जो जानवर हैं वो फियर आपको जो फियर है उसे सेंस करते हैं, सेंस कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा अहमद, वैसे वेदर की अगर हम बात करें, पाकिस्तान का वेदर तो दिन ब दिन जिस तरह चेंज हो रहा है, अब इस तरह के जानवरों को पालना और फिर उनको वेदर के अकॉर्डिंग उनको संभालना कितना मुश्किल है? ये बहुत ज्यादा हार्ड ब्रीड है, मतलब कोई गर्मी भी सह लेते हैं, सर्दी भी सह लेते हैं, वो इशू नहीं है इनके लिए, क्योंकि जंगलों में इन्होंने अच्छा खासा टफ एनवायरनमेंट बर्दाश्त किया होता है। ये एमी तो नहीं जंगल का बादशाह इसको कहते हैं। तो जो मेन कंसिडरेशन वाली चीजें हैं ना, वो इनके खाने पीने का ध्यान रखना, इनकी वैक्सीन का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप कैप्टिविटी में लेके आते हो उसके पॉजिटिव फायदे हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। और ये हमारे सेट पे इस वक्त जितने भी शेर ये या शेरों के जो बच्चे मौजूद हैं, ये सब वैक्सीनेटेड हैं। ये वैक्सीनेटेड हैं। जी 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 जी। अच्छा मुकर्रम, कितना एक्सपेंसिव है किसी शेर के बच्चे को एक छोटी सी एज से लेकर एक बड़ा होने तक उसको लेकर चलना, उसको कैरी करना? एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये इतने छोटे बच्चे को जो है आप ऑब्वियसली मिल्क रिप्लेसर्स पिलाते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव कंपनीज के हैं, वो आपको पहले स्टार्ट उनसे करना पड़ता है, देन यू शिफ्ट टू चिकन आहिस्ता आहिस्ता। फिर चिकन आपको उसका प्राइस पता है, बोनलेस आपने जाना है, ये अराउंड 100-200 ग्राम से स्टार्ट करता है। व्हेन यू ग्रो इट आप तो बड़े होकर ये 7 से 8 किलो बीफ डेली का खाता है। तो मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं डेली, पर तब आप शेयर रखें और आपके पास प्रॉपर एक इन्वायरमेंट है तब रखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हैं प्रॉपरली पेट कभी नहीं बन सकते आपके, दे आर वाइल्ड एनिमल्स। इनको ब्रीड करने का मकसद ये है ज़्यादा के एक्सटेंट होने से बचाया जाए इनको, क्योंकि आपके जंगल तो ख़त्म होते जा रहे हैं ऑलरेडी, और पाकिस्तान में तो ऐसा शेर होते ही नहीं नेचुरली। तो दीज आर द एनिमल्स जिससे एजुकेट किया जा सकता है बच्चों को कि व्हाट आर लायंस आर और इनको किस तरह ट्रीट किया जाए। और कैप्टिविटी में इनकी एज जो है, अगर जंगल में इनकी एज 10 to 15 ईयर्स है, कैप्टिविटी में इट इंक्रीजेस टू 20 ईयर्स प्लस, बिकॉज आप हेल्थ केयर इनको देते हो, प्रॉपर इनको मेंटेन करके रखते हो, प्रॉपर टेम्परेचर देते हो, प्रॉपर क्लाइमेट देते हो। लेकिन आंख मारे ये इसका देखने का स्टाइल ऐसे आंखें मार। ये इस वक्त टोटली एनर्जेटिक है। अच्छा। इसका प्ले का मूड है इस वक्त, आपने नोट किया होगा ये यहाँ पे टिक नहीं रहा बिल्कुल भी। तो इनका क्योंकि इनकी एनर्जी को ऑब्वियसली आपने रिलीज करवाना होता है, आप इसको छोटी सी जगह पे बंद रखोगे। एक्चुअली अहमद ये एनर्जी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था मेरा एक, जैसे हम लोग यूजुअली डॉग एज अ पेट रखते हैं, तो उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए। एक मिनट, आपने तो उसको सुला ही दी है, वो कंफर्टेबल हो गया। अजीम के साथ तो बहुत ही कंफर्टेबल हो गया। अजीम वो बेचारा तो बिल्कुल ही सो गया। बिल्कुल जी, उसको वो चिल कर रहे हैं इस वक्त आराम सुकून से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग उनको थोड़ा, जब डॉग्स जो होते हैं वो हाइपर होते हैं तो हम उन्हें वॉक कराते हैं थोड़ी सी, तो अब ये शेर है, अब ये इनको तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि सेंचुरीज में ही रखना चाहिए इसको, घरों में नहीं कैद करके रखना चाहिए। अब जिस तरह हम लोगों ने भी रखे हुए हैं, तो हमारे पास 10 एकड़ जगह है जहाँ पे हमने रखे हुए हैं, और बड़े बड़े इनके इंक्लोजर्स बनाए हुए हैं। उसमें ये होता है कि इनको आपने जिस तरह दरख्त दिए हुए हैं, ये क्योंकि बेसिकली कैट फैमिली है, फीलाइन है, तो इन्होंने दरख्तों के ऊपर स्क्रैच करना होता है अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, भागना होता है, खेलना होता है। तो आप ये तभी रखो जब आपके पास ये सारी स्पेस का इंतजाम हो, प्लस आप खाना पीना इनका ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हो। तो ये चीज मेरे ख्याल से सबसे पहले कंसीडर करनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको खुद भी ट्रेनिंग हो कि आपने इनको हैंडल कैसे करना है। नवाल आपसे मैं इसकी ट्रेनिंग के हवाले से भी बात करना चाह रही थी, लेकिन लाइसेंस के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही थी। इसका ये है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो आपको एक पूरा क्राइटेरिया देता है, उसके मुताबिक अगर आप उतरते हैं, आपके पास इतनी जगह होना चाहिए, एक कनाल का इसका केज होना चाहिए, 14 बाई 14 का इसका जो शेडेड एरिया होता है जिसके अंदर ये रहते हैं रात के टाइम,
वो होना चाहिए। वो चीज़ें होंगी तो वो आपको लाइसेंस जो है या जो भी ब्रीडिंग फार्म की जो भी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद लाइसेंस देते हैं। और जैसे अहमद बात कर रहे थे कि आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर सके। शो की हैं फिर ही जाके उन्होंने हमें इतनी अलाउ किया है कि इसको हम रख सकते हैं, और इसी तरह से फिर इनको जो है ना वो रखा जाता है। इसकी सेल परचेज का क्या सीन होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि मतलब आप इनको सेल नहीं कर सकते, ये कोई गिफ्ट अगर आपको करे तो ही आप इसको रख सकते हैं। इनको अडॉप्ट करवाना होता है, यानी कि किसी को जी वो तो पूरे बच्चों वाला सीन हो गया कि किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो पूरे लीगल पेपर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन इसका होगा वैसे ये हमारे वाला शेर सो गया यार। लेग्रिथा हेलो। हाँ उसको आपकी ममता की गोद में अजीम अभी उसको शायद पता नहीं है वो शेर है। नहीं उसे पता है भाई, बाकी तीन को लगा है पता। नहीं शेर को पता है। ये वाला पकड़ेंगे ना तो मजा आएगा। अजीम वो अच्छा लग रहा है, वो आपने बड़ा जबरदस्त उसको टेम किया हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इसको। अच्छा ये कितनी चीज जरूरी है, हम अभी ये बात भी कर रहे थे कि इनकी ट्रेनिंग और खासतौर पर आपकी अपनी ट्रेनिंग। जी सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से डर खत्म करना है कि इस वो नहीं खत्म हो रहा, मैं उनको देख देख के डर रही हूँ। इनके अंदर अल्लाह की तरफ से एक ऐसी है कि जब कोई इंसान डर रहा होगा इन्हें पता लग जाता है, बेशक आप कुछ नहीं भी कर रहे इन्हें पता लग जाएगा कि आप डर रहे हैं। मैं नहीं डर रही। अच्छा वैसे मेरा ये ख्याल है कि कोई भी जो जानवर है वो डिफेंसिव सिचुएशन में ही अटैक करता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो आपकी इंस्टिंक्ट जो फियर इंस्टिंक्ट्स हैं उसको सेंस करते हैं और फिर वो अटैक करते हैं। हर जानवर में अल्लाह ताला ने ना एक अलग चीज रखी है, जिस तरह घोड़े पे जब आप बैठते हैं ना तो वो आपकी हार्ट बीट से फील कर लेता है कि आप डर रहे हैं कि नहीं डर रहे। तो ये आप जब इसके सामने खड़े होते हैं ये आपको जज कर लेता है कि आप डर रहे हैं कि नहीं। अगर आप डरेंगे तो ये आपको अटैक करने की कोशिश करेगा, अगर आप फील करेंगे कि आप नहीं डर रहे तो ये आपको जो है। अच्छा मुकर्रम अभी आप इसकी डाइट की बात कर रहे थे, एक छोटा शेर का बच्चा और एक जो प्रॉपर बड़ा शेर होता है इनकी डाइट में कितना डिफरेंस होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया था कि एक बच्चा जो है अराउंड 2 मंथ्स के बाद ऑलमोस्ट 100 to 200 ग्राम चिकन डेली का ले रहा है, और वही अडल्ट अपनी जगह पे 7 to 8 kg मीट ले रहा है प्रॉपर। ये वेजिटेरियन भी होते हैं क्या? नॉट रियली, ये वेजिटेरियन कार्निवोरस हैं, ये प्रॉपर नॉन वेज हैं। अच्छा ये बीफ पे इनका सबसे बेहतर डाइट इनके लिए बीफ है आपके यहाँ पे जो आपके पास लोकली अवेलेबल है, बिकॉज वाइल्ड में होती नहीं है। चिकन जो हमारा जो हम यूज़ करते हैं दैट्स मोर लाइक एक मजबूरी है, बिकॉज इट्स फुल ऑफ स्टेरॉइड्स एंड ऑल। तो हम सजेस्ट नहीं करते, मगर स्टार्टिंग में एक आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को रखने के लिए सही तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा चिकन से स्टार्ट करना मतलब जैसे बच्चों के हवाले से कहते हैं उनको हर चीज खाने की आदत डालनी चाहिए, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको इसको ग्रो करना है। पेट्स में आपने देखा होगा डॉग्स में हम यूज करते हैं वेजिटेबल वगैरह भी सारा, इनमें कतई नहीं। लेकिन ये है कि हाँ इनकी डिवॉर्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पेट के कीड़ों की मेडिसिन हम देते हैं कैट्स डॉग्स में भी, तो सेम अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं इस चीज को। तो जानवर आपका हेल्थ नहीं पकड़ रहा होता, उसको मोशन लगे रहते हैं। तो ये कि आफ्टर एवरी 2 to 3 मंथ्स आपने डिवॉर्म करना है प्रॉपर उसके वेट के अकॉर्डिंगली। और वो डिवॉर्म के लिए जैसे डॉग्स वगैरह के लिए तो वो टैबलेट्स वगैरह आती हैं जो उसको सेम टैबलेट्स, वो सेम टैबलेट्स लाइक ड्रॉन्टोल कंपनी है, प्रेफेन है, वो लाइक 10 kg पे एक मेडिसिन है। तो वो अगर 100 kg का है तो आप उसको 10 मेडिसिन देंगे। लाइक छोटा सा चिकन का पीस लिया, उसमें एक गोली डाली, खिला दिया, इस तरह से आप उसको। अच्छा वैसे हमारे 3 शेर सो चुके हैं, जो सिम्बा है वो अब तक नहीं सो रहा, वो सबसे ज्यादा एक्टिव है इस वक्त। ये तो फुल डाउन हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा था वैसे आप तीनों के लिए, ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोगों की एक आदत है फ्लेक्स करना, हम लोग कोई अच्छी बाइक ले लें, गाड़ी ले लें या कोई अच्छा पेट रखा हो, तो हमने जब तक 4 लोगों को दिखाना नहीं है और हम सायों को स्पेशली जब तक दिखाना नहीं है तो हमारी रूह को सुकून नहीं आएगा। तो आप लोग करते हैं ये। अहमद आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर नवाल एंड मुकर्रम। सर शुरू में वाकई इस तरह से था कि जब आप लॉइन रखते हो तो आपके रिश्तेदार, आपके गली मोहल्ले वाले, आपके दोस्त सारे आ जाते हैं। लेकिन उसमें जानवर को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। मतलब ये इस तरह का जानवर नहीं है कि लोगों के बीच में घुल मिल जाए या इस तरह से हो। तो शुरू में हम करते थे जब बिल्कुल नया नया शौक था, लेकिन अब हम खुद इसको छुपा के ही रखते हैं, कोशिश करते हैं ज्यादा लोगों को ना दिखाना पड़े हमें। नवाल आप करते हैं? जब हमने पहली दफा शेर लिया तब ये 2012 की बात है, तब बहुत ज्यादा शौक था कि फेसबुक पे, इंस्टा पे इधर उधर तस्वीरें वगैरह। वक्त के साथ से शौक खत्म तो नहीं हो गया। और इसकी वजह से कई लोग अप्रोच भी करते थे कि हमने तस्वीर लेनी है। कई लोग तो घंटा घंटा नीचे आके वेट करते रहते थे उठने से पहले कि आप उठेंगे तो हमारा फोन उठाएंगे तो फिर हमारी तस्वीर खिंचवाएंगे। अच्छा तो फिर इस तरह से भी ये भी टाइम फेस किया, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते गए, थोड़ा सा पता लगता गया कि नहीं, फिर थोड़ा सा हम कम होते गए हैं। लेकिन अच्छा वैसे वाकई जानवर जब आप कोई भी रखते हैं, कोई पेट रखते हैं, तो मेरा ख्याल है उसके साथ साथ आप खुद भी मैच्योर हो रहे होते हैं। उसकी एज के साथ साथ आपको खुद भी उसके बारे में, उसकी नेचर के बारे में पता चल रहा होता है
कि हमने आगे मजीद अगर कोई पेट रखना है तो हमें उसको कैसे डील करना है? बिल्कुल, जब हम इसको रखते हैं या कोई भी चीज़, गाड़ी है, कोई भी, जब वो हमारे साथ थोड़ा टाइम उसका स्पेंड होता है, हमें उसकी आदतों का, उसके फंक्शंस का पता लगने लग जाता है, फिर हमें फील होने लग जाता है कि ये तंग होते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया था कि हमने तस्वीरें खिंचवानी बंद कर दी थी कि ये तंग होते हैं। अच्छा जी, मेरा एक और बड़ा ज़रूरी सवाल है और इस बार मैं मुकर्रम से स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले नवाल, आपका जो छोटा बेबी है उसने आपके फिंगर के मुंह में डाली हुई है। ये बस ऐसा ही है, ये अक्सर मेरे साथ इसी तरह जब बैठा होता है तो फिंगर के साथ खेलता रहता है। अच्छा, इसे छेड़ेंगे भी तो आप ये गुस्सा करेगा। अच्छा, ये देखिए, मैं निकालने की कोशिश भी करूंगा तो ये गुस्सा करेगा। अच्छा, उसको आदत है भाई। यही जो एफिलिएशन है ना, यही क्रिएट करनी होती है इसको रखने के लिए। ये उसका पैसिफायर है। बिल्कुल, वो चूसनी वाला कॉन्सेप्ट है जो बच्चे छोटे छोटे लगे होते हैं वो बिल्कुल। अच्छा, आपको मेरा सवाल ये जी कि हम लोग ये देखते हैं कि हर इंसान की जैसे फितरत होती है और फिर आप जब पेट रखते हैं तो उसमें तब्दीलियां आती हैं। मतलब मेरे पास जो पेट है, जब मैंने रखा तो मैं बहुत सेंसिटिव हो गया। तो और उस टाइप के किसी जानवर पे अगर जुल्म हो रहा हो तो वो तो वैसे नहीं देखा जाता, और उस पे बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ पे जुल्म होना है। नहीं, क्या हम लोग कोई बेहिस लोग हैं? हमें नहीं महसूस होता। अबाउट स्ट्रे डॉग्स, अगर आप देखें वो बाहर। हाँ, लेकिन ये है कि हम उस तरह कम फील करते हैं जिनके पास नहीं पेट्स होते, जिसने रखे होते हैं उनकी निस्बत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसका असर आपकी पर्सनैलिटी पे होता है कि आपने चूंकि शेर रखे हैं, मैं ये थोड़ा सख्त मिजाज जानवर है, इधर आप वायलेंट है, तो असर होता है शख्सियत पे? एक्चुअली आप जब एनिमल लवर होते हैं ना, आपके लिए फिर शेर, डॉग, कैट मैटर नहीं करता। आपके लिए सारे एनिमल्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। बस इसके साथ साथ मेरे पास काफ़ी डॉग्स भी हैं, ये साथ रहती है उनके। अच्छा, अक्सर ये लोग साथ खेलते भी रहते हैं। तो यू हैव टू लाइक, जो एनिमल से प्यार करता है ना, उस आई डोंट थिंक उसको स्ट्रे से इफेक्ट पड़ता है या किसी ब्रीड से इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी के साथ कोई क्रूएलिटी हो रही है तो वो इट वुड बी इक्वल इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन के वो किस तरह उसको ट्रीट करेगा। बिल्कुल। और जहाँ तक कि ये इसकी बात है, एनजीओज आपके बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इनको नहीं रखना चाहिए कैप्टिविटी में, इनको आपको जंगल्स में छोड़ देना चाहिए। बट द थिंग इज देयर आर मोर लायंस इन कैप्टिविटी देन इन जंगल्स। और जो कैप्टिविटी में लायंस हैं, आप उनको जंगल्स में नहीं छोड़ सकते बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हंट, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी हैड लाइक इजी लाइफ जिसमें उनको खुद ही खाना मिलता रहे। आप उनको जंगल में छोड़ोगे वो मर जाएंगे वहाँ पे, बिकॉज़ उन्हें आदत हो गई होती है। उनको आदत हो गई है। एटलीस्ट आप एक स्पीशी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, गिव इट अ पॉजिटिव थिंग कि आप। इसको भूख तो नहीं लगी हुई? खाना खा के आया है, बस खेलने का इसका टाइम खेलने का मूड है, मैं इसीलिए डर रही हूं इसको भूख नहीं लगी। हम लोगों ने क्योंकि इसके सामने निवाले हम ही हैं। जो वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखी, उसमें जिन हजरात ने शेयर रखे हुए हैं, तो मैंने कई बार देखा है कि उन्होंने मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं उसके रखे हुए एक साथ। लाइक किसने टाइगर भी रखा हुआ है साथ, टाइगर भी रखा हुआ है, उसके साथ बहुत ज्यादा ये शेर, ये नहीं, इनमें फर्क है, इनमें फर्क है। टाइगर बहुत ज्यादा जो है ना एक्टिव होता है इनकी निस्बत। अच्छा, इनमें टाइगर कौन सा है? अच्छा, मैं भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, कोई मैक्सिकन कोई दो मैजिशियन थे, उन्होंने पहले ये मैजिक के जरिए कुछ शो वगैरह किए, फिर उन्होंने इस तरह कब्ज रखना शुरू कर दिए, फिर उनको फील हुआ कि अच्छा इससे हमें ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े शेर रखना शुरू कर दिए। उनमें से एक जो शख्स था, वो दो लोग थे, उनमें से एक शख्स को किसी शो के बीच में उसके अपने शेर ने अटैक कर दिया और उसको बहुत मतलब सीवियर किस्म की इंजरीज भी आई, और बल्कि मैंने बाद में जब उसकी वीडियोस देखी तो उस बंदे की शक्ल बदल चुकी हुई थी। ये चीजें भी, ये वाला थ्रेड भी तो आपके साथ होता है ना? सर्कस जो होती है ना, सर्कस के जो लाइंस हैं, इनको रखने का तरीका एक अलग होता है। उनको बहुत एक कंजर्वेटिव जो माहौल है उसमें रखा जाता है या डरा के रखा जाता है। तो जब वो एकदम अपने डर से निकलते हैं ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हमने इनको इनकी नेचर के साथ इनको डराया नहीं है, डंडे से मारते नहीं है, वो बहुत ज्यादा डरा के रखते हैं उनको। वो जब अपने एकदम डर से निकला तो उसने उसको अटैक कर दिया। एग्जैक्टली, जैसे आप कहते हैं कि दो लोग भी आपस में लड़ पड़े, कभी किसी को भी गुस्सा आ सकता है। ये इट्स एनिमल, आपके डॉग को भी कभी गुस्सा आ जाएगा, मगर इनकी पावर को आप ओवर पावर नहीं कर सकते। आपसे कोई गलती हुई जहाँ पे और उसके आगे से उसका रिएक्शन आएगा, तो वो रिएक्शन आपने बेशक बचपन से पाला हुआ है, जो भी किया हुआ है, आप उस रिएक्शन को ओवरकम नहीं कर सकते कभी, दूसरा चांस नहीं देगा। तो आपको हमेशा अपने आप को देख के चलना है कि आपने इनको किस तरह ट्रीट करना है। आपने किसी ऐसे एरिया में नहीं जाना जहाँ पे वो लाइक नहीं करते, ऑल्दो देयर योर पेट्स, मगर फिर भी आप उस एरिया में नहीं जाओगे जहाँ पे आपको पता है कि आपकी अपनी लाइफ डेंजर में है। आपको अच्छा, इस तरह का जैसे एक बंद कमरा होता है या इस तरह का माहौल होता है, वहाँ पे क्या इनका मिजाज बदल जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जंगल का बादशाह है, वो खुले एक माहौल में रहना पसंद करता है। अगर तो वो शुरू से उस जगह रह रहा है, यानी कि अगर इनका कोई एक अपनी जगह है
तो वहाँ पे तो ये बहुत ईजी है। जिस तरह हम यहाँ पर आए हैं या ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, लोगों को भी देख के होते हैं। हमारे साथ तो चलें ये रह लेंगे, लेकिन आप लोगों को देख के या कैमरास वगैरह को देख के थोड़ा सा नई चीज देख के थोड़े से ना, और क्योंकि जाहिर सी बात है लोग नए हैं, वो लोग भी अपना रिएक्शन शो करेंगे, तो उससे ये ज्यादा अनकंफर्टेबल और इनमें से कई लोग डर भी रहे होंगे, इनको जज हो रहा होगा कौन सा डर रहा है कौन सा नहीं डर रहा, वो इस चीज को भी नोट करते हैं। ये सिम्बा, हम में से कोई नहीं डर रहा, हम बिल्कुल नहीं खौफजदा, हम आपको देख के बहुत खुश हैं। अच्छा, सिम्बा कह रहे नहीं, छोड़ दो मुझे। अहमद, आपने जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब आप शेर पालेंगे, तो आपका फैमिली रिएक्शन क्या था? सर, हमारे पास तो शुरू से ही कैट डॉग्स नहीं है। जिस वक्त फर्स्ट टाइम मैं लॉयन का बेक लेकर आया था, तो घर वाले बहुत ज़्यादा हैप्पी प्लस एक्साइटमेंट में कोई तस्वीरें उतार रहे हैं, कोई कुछ करें, लेकिन उस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। फिर हम इस फील्ड के अंदर घुसे, सारा पता चलता गया, तो अब तो यह है कि मतलब हमारा इंशाल्लाह के फ्यूचर प्लान है इसका प्रॉपर क्लब बनाने का, जहाँ पे हम लोगों को अवेयर कर सकें, इनका पेडिग्री डेटाबेस रख सकें, और लाइन चैनल बनाना चाह रहे हैं। हाँ, इनकी सेंचुरीज को रजिस्टर्ड करते हैं, बिकॉज यू नो आई एम अ प्रेजिडेंट ऑफ PFC, पाकिस्तान फीलाइन क्लब। वो कैट्स का क्लब है, तो ये भी फीलाइन के अंदर ही आती है। अब अलबत्ता इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा प्रॉपर वे से ना, तो हमारा है कि वाइल्ड लाइफ वालों के साथ मिलके इनकी जितनी भी ब्लड लाइन है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करें। अच्छा, लेकिन हमने पाकिस्तान में एक बहुत ना इग्नोरेंट बिहेवियर देखा है इस सिलसिले में, कि इस तरह के जो पेट्स हैं, या अगर ये चिड़ियाघर की अगर हम बात करें, जू में इस तरह के अगर जानवर रखे जाते हैं, तो शुरू में बड़े शौक में उनको दिखा रहे होते हैं कि हाँ अच्छा पाकिस्तान को ये जानवर मिला है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, आपका बिल्कुल पॉइंट वैलिड पे है, क्योंकि हम लोग ना उनके ऊपर ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर स्पेशली उस तरह से ना खर्चा किया जा रहा होता है, ना ही वो प्राइवेट जूस के साथ कांटेक्ट करते हैं जो आउट ऑफ द कंट्री है। और चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि इस चीज़ का ख्याल रखें, और जू में जो जानवर हैं बिलखसूस शेर, उनका ख्याल रखें। यहाँ पर हम शामिल करेंगे जी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए, अगर सिम्बा नाराज ना हुआ तो। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुनो पाकिस्तान में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। तो जनाब, अगर हम हेल्दी एक्टिविटी की बात करें तो साइकिलिंग एक बेहतरीन जिस्मानी वर्जिश है जो इंसान की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और साइकिलिंग जिस्म में मौजूद ज़ायद कैलोरीज को जलाने में मुफीद साबित होती है। हालांकि हम अक्सर जिम्स में देखते हैं कि साइकिल्स रखी होती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इस चीज़ से निकल जाएं तो ये वैसी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपके खून की शरियानों में चर्बी को जमा होने से रोकती है, जिसके जरिए कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद मिलती है। वैसे आयशा, आज हम लोग प्रोग्राम के स्टार्ट में वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे थे, तो हमारा ये सेगमेंट भी खवातीन से ही मुतल्लिक है, क्योंकि खवातीन ही हमारी आज गेस्ट है मेजॉरिटी, अगर हम बात करें मेजॉरिटी। हालांकि अच्छा, जो हमारे पास जो कब्स थे उनमें भी फीमेल कब्स थी, बिल्कुल। और इस तरह से हम लोग चूंकि साइकिलिंग की बात कर रहे हैं, तो साइकिलिंग जो है बड़ी ही मुफीद एक्सरसाइज है, वो सबको करनी चाहिए। इसी सिलसिले में हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जो कि एक ग्रुप है इनका साइकिलिंग का, और ये इस ग्रुप में साइकिलिंग करते हैं और साथ साथ बाकी लोगों को भी तरगीब देते हैं, और इस हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लोगों को जो है वो बुलाते हैं। तो आयशा, अच्छा, मैंने खुद भी देखा है लाहौर में खास तौर पे अब साइकिलिंग के बहुत ग्रुप्स बन गए हैं, और अक्सर हम अगर DHA या इस तरह के किसी एरिया की तरफ देखें तो वहाँ पर लोग ग्रुप्स की सूरत में साइकिलिंग के लिए निकलते हैं। ऐसा ही ग्रुप हमने आज इन्वाइट भी किया है। हमारे साथ हैं शाजिया, वेलकम टू द शो। और आमना है हमारे साथ। आमना, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और साथ में अदील शाहिद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। सुबह सुबह हमने आज आपको बुलाया है। तो अच्छा, सबसे पहले शाजिया आप बताएं, साइकिलिंग आप कब से कर रही हैं? शौक था या वैसी किसी एक्टिविटी की तरफ जाना चाहती थी? नहीं, साइकिलिंग मैं बड़े अरसे से कर रही हूँ, और मैं पहले अमेरिका में रहती थी। जब मैं पाकिस्तान मूव हुई तो मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। ओह माशाल्लाह। कोई वैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने अब तक इस शो में जितनी भी खवातीन को देखी है माशाल्लाह इतनी एक्टिव हैं। बच्चों जब वो बताती है मेरे बच्चे, मैं हैरान होकर देखती हूँ। नहीं, ना सिर्फ मेरे बच्चे, मेरे बड़े बड़े बच्चे। अच्छा माशाल्लाह, बड़े बच्चे हैं। वो जब छोटा था मेरा छोटे वाला, तो मैं सोच रही थी मैं कौन सी एक्टिविटी करूं जिसमें मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूं, ताकि मेरी एक सॉलिड मेमोरी बच्चे के साथ बन जाए। तो आई स्टार्टेड साइकिलिंग विद हिम, और जब मैंने साइकिल करना शुरू किया तो मुझे लाहौर से और पाकिस्तान से प्यार हो गया। अच्छा। जी, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैं अमेरिका से आई थी, मुझे पाकिस्तान से प्यार नहीं हो रहा था, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। अच्छा, ये मुश्किल होता है, मतलब हम अगर इसको साइकिलिंग में देखें तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर से आके तो वापस एडजस्ट करना। हाँ, लेकिन साइकिलिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया,
जस्ट बिकॉज जब आप साइकिल चलाते हैं तो लाइफ स्लो डाउन कर जाती है। अब गाड़ी पे से जब एक जगह से गुजरते तो 1 सेकंड में गुजर जाते हैं, तो जब आप साइकिल पे से गुजरते तो आप लोगों को देख भी सकते हैं, उनके एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। एंड पाकिस्तानीज एंड लाहौरीज आर सो वेलकमिंग। सब लोग मुझसे पूछते हैं आपको डर नहीं लगता? आपको नहीं, एन एवरेज पर्सन जो स्ट्रीट के ऊपर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से लाइक थम्स अप करके जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब आपने लोगों को इस तरफ लेके आने के लिए बहुत जबरदस्ती बात कही है, बहुत जबरदस्त बात की है। और ये एक बड़ा ही पॉजिटिव इमेज भी किया है कि आपने ये बताया कि जो सड़कों पर और वैसे गलियों में जो लोग गुजरते हुए देखते हैं और वो भी हौसला अफजाई करते हैं, थम्स अप करते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आमना, आपसे पूछना चाहेंगे आपको ये शौक कब पैदा हुआ और आप कब से कर रही हैं साइकिल? तो मैं इन दोनों से काफ़ी जूनियर हूँ इस फील्ड में। सो इट्स बिन 3 years जब से मैं कर रही हूँ। एंड जिस तरह शाजिया बता रही हैं कि और आपका शो भी आज वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है, तो आई रियली फील कि साइकिल पे जब एक औरत बैठती है और वो स्पेस को रिक्लेम करती है, सड़क को रिक्लेम करती है तो इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज जो जा रहा है कि ये सड़कें सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है। तो एक औरत भी बैठ के साइकिल पे, नॉट इवन ऑन अ मोटरसाइकिल, तो वो उस स्पेस को रिक्लेम कर सकती है। तो आई फील कि इस ग्रुप की जो सबसे अच्छी बात है वो इंक्लूसिविटी है। तो ये हर किस्म के लोगों को, हर आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, को वेलकम करता है। एंड जिस तरह आप कह रहे थे, इट एज अ थेरेपिस्ट आई कैन स्पीक अ लिटिल बिट फर्दर ऑन व्हाट साइकिलिंग डज टू द बॉडी। तो वो जिस्म को ना तो सिर्फ हेल्प करता है वेट रिड्यूस करने में, आपके जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं, सेरोटोनिन होता है, आपका ऑक्सीटोसिन होता है, उसको रिलीज करता है। सो इट्स अ नेचुरल हाई। मतलब ये थेरेपी भी है आपके लिए, आपके जो डिप्रेशन है उसको रिलीज करने के लिए, या आप लोगों को जब देख रहे होते हैं तो जो एंगल है लाइफ को देखने का वो चेंज हो जाता है। एब्सोल्युटली। सो इट हेल्प्स रेगुलेट, आपका नर्वस सिस्टम जो होता है उसको रेगुलेट करता है। तो जिस तरह मेरा जैसा इंसान जिम में नहीं जा सकता, अच्छा, मैं बोर हो जाती हूँ, मैं एक हाइपर तबीयत इंसान हूँ, तो मैं भी हर साल अपना न्यू ईयर का गोल बनाती हूँ जिम जाने का, और हर साल वैसे गुजर जाता है। वो इट्स सेल्फ सैबोटेज ना, क्योंकि आप जिम में बोर हो जाते हो, तो साइकिल में तो बोर होने का चांस ही नहीं है। आधा वक्त आप अपनी जान बचा रहे होते हो और दूसरा आधा वक्त आप लोगों के साथ फन कर रहे होते हो। वैसे ये इंटरेक्शन भी है वैसे लोगों के साथ, कि आप लोगों को, जैसे शाजिया भी बात कर रही थी कि कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ लोग, जाहिर सी बात है, हमारे आस-पास नेगेटिविटी भी बहुत है। एक्चुअली यू नो इस ग्रुप में हमने नहीं फेस किया, बिकॉज ये थैंक्स टू अदील, ये इतना सेफ एनवायरनमेंट इसने प्रोड्यूस करा हुआ है फॉर वुमेन। सो एज अ वुमन और एज समवन हु कवर्स, मैंने कभी अनसेफ नहीं फील किया, या मैंने ये नहीं फील किया कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ। तो जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो सारी फीमेल मेंबर्स को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, और बहुत एक हेल्दी सेफ फैमिली एनवायरनमेंट, ये सारा क्रेडिट गोज टू दिल से पूछना बहुत जरूरी है जो कि ग्रुप के असल में करता धरता है। yes. आप बताएं दिल के कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस आपका, और आपको आइडिया कैसे आया कि साइकिलिंग का एक ग्रुप होना चाहिए और फिर खवातीन भी उसमें इक्वल पार्टिसिपेट करें? अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो बाइसाइकिल का बिजनेस था ना, वो कोई 60 years ओल्ड था, और पिछले 5 साल से जब मैं अक्सर टीवी और जो है फेसबुक में देखता था लोगों को साइकिलिंग करते हुए, लेकिन तब आज से अगर 5 साल पहले जाएं, क्रिटिकल मास तो है कोई 13 years ओल्ड है, 2009 में बना था। तो मेरा प्लान ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मेंबर्स होते थे 15, 25, 8, 25, बहुत बढ़ जाने तो 50 में हम कहते हैं कि आज इतने लोग हो गए हैं। और मेरा था कि पाकिस्तान के लिए कुछ डिफरेंट करना है, तो इसको बढ़ाना कैसे है। तो बढ़ाने के लिए मैंने एक प्लान किया कि जिसका दिल करा साइकिलिंग करने का, उसको पहले 25 से 30 हज़ार की साइकिल लेनी पड़ेगी, तो फिर वो पार्टिसिपेट करेगा। मैंने उसके लिए रेंटल साइकिल चलाया मैं। अच्छा। मैंने कहा 500 रुपये, उस वक्त में 500 रुपया रेंटल साइकिल थी, 500 में आप राइड भी इंजॉय करें, लोग भी मिलते थे, और ये हम असल में ये आपको पता है फैसिलिटी भी है सर आजकल। हाँ जी बिल्कुल। और आजकल तो आपको पता है हर कोई फेसबुक, इंस्टा, बच्चे देख लें, बच्चे डोरेमोन, वो सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मेरा ये मकसद पाकिस्तान के कुछ डिफरेंट करना है, और लोगों को जो है ना उनकी खुशियाँ, जब मेरी हर एवरी राइड में कोई 15 से 20 मेंबर्स नए होते हैं, तो उनकी जब खुशियाँ देखता हूँ ना, तो वो मुझे अच्छा, आपने कहा कि हर राइड में मतलब डिफरेंट मेंबर्स, नए मेंबर्स भी होते हैं, तो क्या आप हर बार जो ग्रुप लेकर चलते हैं उसकी पहले से कोई अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें फिर लोग साथ साथ शामिल होते जाते हैं? हमारी एवरी संडे राइड होती है लिबर्टी से सुबह 5 बजे। फेसबुक पे हमारा पेज है क्रिटिकल मास लाहौर के नाम पर। अच्छा। इसके लिए एक प्लान करते हैं राइड,
फिर उसमें एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और 1 वीक पहले ही हम अनाउंसमेंट कर देते हैं कि राइड कहाँ से कहाँ तक होगी, रेंटल साइकिलें मिल जाएंगी और इसमें काफ़ी लोग फिर जो है अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं। सेफ्टी हमें गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, हमें सिक्योरिटी, रेस्क्यू और जो क्रिटिकल मास है ना, ये पाकिस्तान, लाहौर का नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके जो नीचे जो छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे DHA का हो गया, कैंट का हो गया, वलेंशिया का हो गया, ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। जो फादर ऑफ ग्रुप है वो क्रिटिकल मास लाहौर है। ठीक है शाज़िया, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप चूँकि US से मूव हुई पाकिस्तान में, तो बाहर तो यूजुअली कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ पे ख़वातीन मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत अच्छा अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं। पाकिस्तान में हम यूजुअली इस तरह नहीं देखते हैं। अब ये ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा इन होना शुरू हो गया है और स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड एरा जो है उसमें मैंने ये देखा है कि साइकिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है या आउटडोर एक्सरसाइजेज वो ज़्यादा बढ़ी हैं। तो इज़ इट ट्रू? Yes, it is true because एक तो सोशल डिस्टेंसिंग खुद ब खुद हो जाती है बिकॉज आप कितना भी करीब चला रहे हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही आप साथ वाले के साथ चला रहे हैं। एंड येस, कोविड के बाद तो साइकिलिंग जस्ट टुक ऑफ इन पाकिस्तान। आई थिंक अगर आप साइकिलों की प्राइसेस भी चेक करें, क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से चला रही हूँ, तो पहले आपको बड़ी अच्छी रीजनेबल सी मिल जाती थी, अब तो प्राइसेस हाइक हो गई हैं बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। सो एंड ऑल्सो जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि हमने स्टार्ट तो ऐसे हल्के हल्के किया था, बट अंडर इसके अदील के अब मैंने इस्लामाबाद से लाहौर साइकिल चला कर आई हूँ। अच्छा, मैं फैसलाबाद साइकिल चला के चली गई, मैं करतारपुर साइकिल चला के चली गई, सो और मुल्तान से लाहौर साइकिल पे आ गई, मुल्तान से लाहौर। सो यू नो व्हाट, इट स्टार्टेड ऑफ एज जस्ट लाइक एन एक्टिविटी, बट जिस चीज़ को हम टाइम देते हैं उस पर हम ज़रा थोड़े अच्छे हो जाते हैं। सो चलाते चलाते आई केम टू अ पॉइंट वेयर टू मी, जब मुझे कोई बात करता है तो मैं उसको कहती हूँ कि इतना दूर तो नहीं है, मैं साइकिल पे इतना दूर नहीं है, बस दिल्ली दूर नहीं है, आपसे बातें हमने और भी करनी है। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है जी। बिल्कुल, और वापस आएंगे ब्रेक से जैसे ही और मजीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। हम वापस आ चुके हैं और हमारे गेस्ट हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं। साइकिलिंग से मुताल्लिक आज बात हो रही है, तो अदील से ये बात हो रही थी ब्रेक में जब हम गए थे। अदील, आप ये बता रहे थे कि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब वो साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं तो उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि उनके लिए सबसे मौजूद साइकिल कौन सी है। तो इस बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। सर, हर हाइट के लिए मैंने मोस्टली लोग देखे हैं कि 1 महीना साइकिल चलाते हैं, उनका शौक पैदा होता है साइकिल चलानी है, राइड करनी है। जब साइकिल लेते हैं और 1 महीने के बाद उनका शौक ख़त्म हो जाता है। फिर ये क्यों ख़त्म होता है? क्योंकि हर हाइट के मुताबिक साइकिल डिफरेंट होती है। 5 फीट के लिए डिफरेंट है, 5.5 के लिए डिफरेंट है, 6 फीट के लिए डिफरेंट है। इसके लिए फ्रेम के साइजेस होते हैं, कोई मीडियम होता है, कोई स्मॉल होता है, और गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। और मोस्टली 90% लोग को पता नहीं होता, वो लेते हैं चाइनीज साइकिल। जो चाइनीज साइकिल होती है वो होती है कि कोई 3 से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। जो जैपनीज साइकिल होती है वो यूज में मिलती है, यूज में उसकी कोई प्राइस इस टाइम है कोई 40 से 50 हज़ार, लेकिन वो साइकिल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है। उसमें 40 से 50 किलोमीटर करें आपको फील नहीं होता। जी, जापानीज। अच्छा, जैसे कि हम ये देखते हैं टूर डी फ्रांस साइकिल रेस या किसी ना किसी मुल्क के हवाले से आ रही होती हैं, में क्या वो कोई खास किस्म होती है साइकिल्स की? 3 टाइप्स की साइकिल होती हैं। एक होती है हाइब्रिड जो पूरे लाहौर में चलती है, ऑफ रोड। एक होती है माउंटेन बाइक जो माउंटेन्स के लिए होती है। एक होती है रोड बाइक, जो प्रोफेशनल साइकिल होती है वो रोड बाइक, वो उसकी स्पीड भी तेज होती है और वो टूर दी। अच्छा, जैसे हम आम जुबान में स्पोर्ट्स साइकिल बोलते हैं, जो बचपन में हम बोलते थे स्पोर्ट्स साइकिल ले लिए। अच्छा शाज़िया, अभी आप बात कर रही थी कि आप लाहौर टू इस्लामाबाद भी आपने साइकिल पर ट्रैवल किया है, तो नॉर्दर्न एरिया में कभी साइकिल पे जाने का हुआ आपका प्लान किया या एक्सपीरियंस? बिल्कुल, हम लोगों ने मरी से डाउनहिल किया, फिर हम लोग चले गए हुंजा, and I've done Hunza twice, and it is one of the most beautiful rides. हम लोगों ने पसुकोन की राइड की थी, पंजाब से डाउनहिल किया था, नगर हम चले गए थे, and those areas साइकिल के ऊपर। और वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, वो इलाके हैं, कुछ जगह थी जिधर हमें थोड़ा सा साइकिल के साथ वॉक करनी पड़ी बिकॉज एक्सट्रीम अपहिल हो जाता है, बट स्टिल डुएबल है। और
बहुत एंजॉयबल है। अच्छा, वैसे कल हमारे शो में अजीम बाइकर्स आई, सीधा बता रही थी कि वो गई हैं नॉर्थ तक गई हैं और वहाँ से अपनी बाइक पे होके आए। सबसे पहला जो गोल सेट करता है ना कोई भी इंसान, जब वो कुछ अनयूजुअल करना चाहता है, स्पेशली अपनी राइड के साथ, अगर आप गाड़ी अपग्रेड करते हैं या अपनी बाइक पे आते हैं, साइकिल पे आते हैं, तो आप पहला गोल ही सेट करते हैं मैं नॉर्दर्न एरियाज में जाऊंगा और वहाँ पर जाके करूंगा। तो आमना, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस और मेरा ख्याल है मजा है जिंदगी का। मजा बिल्कुल। आमना जैसे भी बता रही थी कि एज अ थेरेपिस्ट आपने खुद चूंकि एक्सपीरियंस किया है कि इसके बड़े पॉजिटिव जो है वो असरात आए हैं, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं या पेशेंट्स हैं तो उनको भी आप ये रेकमेंड करती हैं कि आप साइकिलिंग करें? एब्सोल्युटली। सो मूवमेंट, एक इंसान, हम लोग डिज़ाइन हुए हुए हैं फॉर मूवमेंट, और जिस तरह की अब हम जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमारी लाइफ में मूवमेंट बहुत कम है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप मूवमेंट करो अपने दिन के अंदर, कोई हरकत में बरकत। और हर एक के लिए मूवमेंट डिफरेंट है। कुछ लोगों को जिम बहुत पसंद है एंड वो जिम इट क्लिक्स टू देम, and some people can't do the gym lifestyle. जैसे आप अपनी बात कर रहे हैं। For me, I'm too hyper for the gym. So I need more of a stimulation that engages me. So cycling is a full body engagement. आपके हाथ, आपका mind, आपका focus is to keep you upright. And the second thing that happens is जब हमारे muscles work कर रहे होते हैं, वो naturally हार्मोन रिलीज करते हैं। तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर डे टू डे लिविंग। तो वो हमारा डिप्लीटेड रहता है, तो दैट्स व्हाई वी लुक फॉर इट एल्सवेयर। सो बट दिस इज अ नेचुरल वे टू, बिफोर आई सेंड माय क्लाइंट्स टू साइकियाट्रिस्ट, आई ऑलवेज सजेस्ट कि मैं पूछती हूँ आपकी मूवमेंट कितनी है, और अगर उनकी मूवमेंट नहीं है दिन में, आई ऑलवेज सजेस्ट कि किसी फॉर्म ऑफ मूवमेंट, वेदर इट्स अ ब्रिस्क वॉक, वेदर इट्स द जिम। जनरली तो सारे ही इंसानों को ये करना चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्पेसिफिकली खवातीन के लिए कितना ज़रूरी है? खवातीन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज खवातीन का जो साइकिल होता है, मंथली साइकिल होता है, उसमें हमारे हार्मोन इम्बैलेंस इतना ज़्यादा होता है नेचुरली अल्लाह की तरफ से। तो अगर हम उसको बैलेंस आइदर बाय डाइट और बाय साइकिलिंग नहीं करें, तो इट्स वेरी डेट्रीमेंटल। तो ये जो डिप्रेशन आप जिसको कह लो या मूड स्विंग्स जो कहते हैं, वो सारे आर अ गेम ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस। सो वन ऑफ द वेज टू रेगुलेट योर हार्मोन्स naturally is through movement again. Obviously मैं cyclist हूँ, मैं तो cycle agenda push करूँगी, but for the viewers, it could be any movement. Yeah. And जो हुंजा की बात अभी शाजिया जो कर रही थी, हम भूल जाते कि पाकिस्तान कितना हसीन है। You know, we run to London, we run to Canada या America, but the beauty and खूबसूरती जो आपके अपने पाकिस्तान में, हम उसको भूल जाते हैं। इवन कि मैं सवात गई हूँ, सवात इतना खूबसूरत है, सवात को वैसे भी स्विट्जरलैंड से कंपेयर किया जाता है, नो डाउट। सवात इतना खूबसूरत है कि अगर आप वहाँ पे वॉक पे भी निकल जाएं तो आप हर चीज़ देख देख के हैरान हो रहे होते हैं, इतनी खूबसूरती है। साइकिल पे हमारे साथ निकले तो आप और हैरान होंगे। शाजिया की गाड़ी में से तो मतलब पस्सूपोन्स भी गए, 5 मिनट ये तो फिर आधा घंटा जब आप साइकिल पे हवा, द एयर दैट नेचर को जब एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, देयर इज नथिंग। तो आप ये बताएं कि किस तरह से आप लोग अपना पूरा ट्रिप प्लान करते हैं, कौन-कौन सी चीजें जो साथ होनी चाहिए, और पहले से कोई मंथ पहले प्लान करते हैं या बस हमारी एक्साइटमेंट? तो जब से प्लान हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा अब हमने ये करना है, तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे कराची का, हम प्लान करें गवादर, लाहौर टू कराची, गवादर साइड, वी वांट टू गो एंड टच दोज एरियाज नाउ। सो अभी से हम एक्साइटेड है, अब अगले 3-4 महीने हम डेफिनेटली इसी हाई में। अच्छा, लेकिन लास्ट में अदील, इस तरह के टूर्स के लिए जैसे कि अभी शाजिया गवादर वाला बता रही हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट कितनी जरूरी होती है? आउट ऑफ सिटी पे तो हम कर लेते हैं, वहाँ से हमें जो है आर्मी की हो जाती है, वो जो हमें जरूरत होती है आर्मी की, तो वो हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो जरूरी बात करनी है, अपकमिंग 14 अगस्त का इवेंट आ रहा है, इसके बारे में मैंने बताना था कि ये हमारा जो 1 साल के बाद मेगा इवेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा राइडर्स की तादाद होती है। लास्ट ईयर 600 से 700 मेंबर्स थे, इस बार भी वही प्लान है। इस पे हमारी गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट होती है। इसमें हम ऑल इवेंट हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, रेंटल साइकिल फ्री देते हैं,
फूड, शर्ट। बिल्कुल, मैंने वो आपका ब्रोशर देखा है कि 14 अगस्त को सुबह 6 बजे आप लोग लिबर्टी से जा रहे हैं और ये मैसेज भी हमारे देखने वालों तक पहुंच गया है। अदील, आमना, जिसने ज्वाइन करना है अदील को, so you guys are invited, so are the viewers, it's open for everybody, so join us and meet us on the 14th of August। और हमारे तमाम देखने वाले जो नाजरीन है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर शामिल करेंगे ब्रेक, आप देखते रहिए। ब्रेक नहीं है हमारे जाने का टाइम, आप इतना गुम हो गए, कल तक के लिए ब्रेक, कल तक के लिए ब्रेक, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।